आपकी नींव के ऊपर काम करेंगे। और वो क्यों जरूरी है? क्योंकि जब भी हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी नींव डालते हैं, फाउंडेशन डलती है। वो फाउंडेशन किस बेस पे डलती है? नहीं होगी तो फिर वो पिलर क्या खड़ा कैसे होगा? राइट, नींव ही नहीं होगी तो खड़ा कैसे होगा? तो नींव तो जरूरी है, बट नींव डालने का बेस क्या है? बेस क्या है? कितनी गहरी डालनी है नींव, वो किस बेस के ऊपर डिपेंड करती है? सर कि हम कितना ऊंचा जा सकते हैं। एब्सोल्युटली राइट। कितनी ऊंची बिल्डिंग बनानी है वो अगर पहले दिन से क्लियर होगा तभी उसके अकॉर्डिंगली नींव डलेगी। अगर मैं आज नींव डाल दूं 1 मंजिल की और कल को मैं सोचूं चलो अब इसको 10 फ्लोर का बना देते हैं, बन पाएगी? नहीं, गिर जाएगी बिल्डिंग, राइट? तो सिमिलरली हम जिंदगी में कहां पहुंचना चाहते हैं, किस सक्सेस के लेवल पे पहुंचना चाहते हैं? अगर वो हमारा पहले डे से वो क्लैरिटी होगी तो हमारी जो नींव है वो उसके अकॉर्डिंगली होगी। मेक सेंस? कई सारे फूल हैं, फल हैं जिनके पेड़ होते हैं, वो पेड़ कितने फुट के होते हैं? लगभग 10 फुट, 12 फुट, 15 फुट, 20 फुट, राइट? लगभग इतने फुट के होते हैं। और बैम्बू कितने फुट का होता है? बांस 60 से 90 फुट, राइट? और अगर आपने कभी बैम्बू को देखा हो तो जो नॉर्मल जो पेड़ है, कोई भी फ्रूट का हो, किसी भी फल का, किसी भी फूल का हो, वो नॉर्मली 1.5 से 2 साल, 2.5 साल के अंदर एक अच्छा खासा पेड़ बन जाता है। जब बैम्बू लगाया जाता है पहले 5 साल में वो सिर्फ 6 इंच बढ़ता है। क्या कर रहा होता है वो पूरे 5 साल? अपनी जड़ें और ज्यादा मजबूत कर रहा है, क्योंकि उसको इतना लंबा खड़ा होना है। और सडनली 5 साल के बाद वाले 3 महीने के अंदर वो 60 से 90 फुट पहुंच जाता है। तो कई बार जब हम सक्सेस के लिए कर रहे होते हैं हमें लगता है अरे इतनी ज्यादा प्रिपरेशन करने की क्या जरूरत है, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है? बट क्योंकि हमें एक राइट अमाउंट ऑफ सक्सेस चाहिए, तो हमारी नींव जितनी मजबूत होगी, जितनी गहरी होगी, जितनी हमारी ज्यादा तैयारी होगी, जितनी अच्छी प्रिपरेशन होगी, उतनी जल्दी और ज्यादा अच्छी सक्सेस मिलेगी। गुड? सो आज सुबह मेरे बेटे से मेरी बात हो रही थी, उसके सारे सब्जेक्ट्स के अंदर ऑलमोस्ट अभी जो यूनिट टेस्ट हुए 20 में से 19 मार्क्स आए अप्रोक्सीमेटली, 19 भी आए, 20 भी आए। मैथ्स में आए हैं उसके सिर्फ 14.5। तो वो थोड़ा सा उदास था कि भी मेरे 20 में से सिर्फ 14.5 आए। तो हमने कहा क्यों आए आपके? तो ही सेड कि मुझे एग्जाम से पहले फीवर हो गया था। तो मैंने कहा तो एग्जाम से 1 दिन पहले फीवर हुआ था ना, जो उससे पहले आपकी 2 महीने की प्रिपरेशन चल रही थी मैथ्स को लेकर, वो कैसी थी? तो ही सेड कि हाँ वो एक बार फॉर्मूला की प्रैक्टिस हो गई, मुझे लगा कि इनफ है और मैंने पूरी। तो ही गॉट द लेसन एंड नाउ ही विल प्रिपेयर अगेन, ताकि वो 2 महीने के बाद जब वो फुल अपने मार्क्स लेगा, सॉरी फाइनल पेपर देगा, तो उस टाइम पर वो उसको पूरी ले लेगा। तो जितनी हमारी प्रिपरेशन होती है उसी के अकॉर्डिंगली हमें सक्सेस मिलती है। गुड? यस सर। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चाहे हम नींव मजबूत डालने की बात करें, चाहे हम कुछ भी जिंदगी में बात करें, हम सबसे पहले उसे एक लेंस से देखते हैं। हमारा जिंदगी को लेकर एक एटीट्यूड होता है, वो एटीट्यूड नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। मैं हर चीज को अपने आसपास एक नेगेटिव और एक कंप्लेंट वे में भी देख सकती हूँ, और हर चीज को एक एज अ अपॉर्चुनिटी और एज अ मौके की तरह भी देख सकती हूँ। वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर। मुझे सक्सेस नहीं मिली, मैं बहुत चीजें बोल सकती हूँ कि मैं तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई थी, मैं तो गरीब घर से आई, मेरे घर में कोई इंग्लिश नहीं बोलता, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मेरे घर वालों ने मुझे मौका नहीं दिया, मेरे घर वाले मुझे बाहर निकलने नहीं देते, मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है। 50,000 रीजन आप दे सकते हैं। यस सर। और जिसने करना होता है उसके पास सिर्फ एक ही रीजन होता है, वो क्या? करना है। मैं करना चाहता हूँ, हाँ जी। मैं करना चाहती हूँ। तो उसके बाद कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके निकल आती है चीजें, राइट? तो हम ये बात करते हैं कि जब आप इस एटीट्यूड के बारे में बात करते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो और चाहे वो पॉजिटिव हो, वो बनता कैसे है? गुड? तो हम इस फॉर्मूला के ऊपर बात करेंगे, और उस फॉर्मूला का नाम है 3 E's प्रिंसिपल। ऑनलाइन सेशन में किसको याद है ये? किसी को याद नहीं है? आराम से याद है ना? बस ठीक है। सो फर्स्ट ई हमें मिलता है जैसे ही हम पैदा होते हैं। तो जिन बच्चों को ऑनलाइन याद है वो रुक जाइए, बाकी जिन बच्चों ने ऑनलाइन सेशन अटेंड नहीं करे हैं वो ट्राई करिए गेस करना। ई से क्या वर्ड हो सकता है जो हमें हेल्प करता है एटीट्यूड को बनाने में, और ये मिलता है हमें जैसे हम पैदा होते हैं।
एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। एनवायरनमेंट मिलता है हमें। एनवायरनमेंट क्या होता है? मेरे आसपास का माहौल। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको आसपास एक सर्टेन माहौल मिल जाता है। अगर पेरेंट्स अच्छे से बोल रहे हैं, आप करके बात कर रहे हैं, रिलीजियस स्पिरिचुअल माहौल है, तो बच्चा कैसा एटीट्यूड बनाएगा? पॉजिटिव। लेकिन अगर सब गाली गलौज से बात कर रहे हैं, तू तड़ा करके कर रहे हैं, नेगेटिव। क्या बच्चे का कोई कंट्रोल है इसके ऊपर? बच्चे को थोड़ी पता है कि कहाँ पैदा हुआ। जो उसके आसपास माहौल ने सिखाया उसने वो एब्जॉर्ब कर लिया उसके सबकॉन्शियस माइंड। नाउ द सेकंड ई हमें मिलता है जो हम जैसे ही हम 2 या 3 साल की उम्र पार करते हैं। क्या है वो? एजुकेशन, राइट। 3 साल की उम्र में हम स्कूल जाते हैं और 3 साल की उम्र तक हमारा माइंड भी थोड़ा सा डेवलप हो चुका होता है। और उस टाइम पर जो भी हमारे आसपास लोग सिखा रहे हैं, चाहे वो टीवी सिखा रहा है, चाहे वो स्मार्टफोन सिखा रहा है, चाहे वो मेरे पेरेंट्स कुछ बातें बोल रहे हैं और कुछ बिहेवियर कर रहे हैं उनसे मैं सीख रहा हूँ, और चाहे मेरे टीचर्स मुझे सिखा रहे हैं, वो जो मुझे सिखा रहे हैं अगर वो अच्छा सिखा रहे हैं तो मेरा एटीट्यूड क्या बनेगा? पॉजिटिव। लेकिन अगर वो गलत सिखा रहे हैं तो क्या बनेगा? अनफॉर्चुनेटली मेरा इसके ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि 3 साल में मुझे नहीं पता कि मेरे सामने क्या कंटेंट निकल कर आ रहा है। अगर घर में नेटफ्लिक्स है, उसमें कुछ उल्टे सीधे सीन चल रहे हैं, तो बच्चे के माइंड में वही जाएगा। अगर पेरेंट्स झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, अगेन बच्चा वही चीज सीखेगा। अगर पेरेंट्स इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंग्लिश सीखता है बच्चा, हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी सीखता है। तो जो भी हमारे आसपास के बड़े लोग करते हैं बच्चा वही चीजें ऑब्जर्व करता है और सीखता है। नाउ द थर्ड ई दैट कम्स द मोमेंट वी आर इन टीनेज। ये क्या है? एम्पावरमेंट। नो, सोचिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट ही है हमारी लाइफ का, क्योंकि इसके ऊपर हमारा 100% कंट्रोल है। एक्सपीरियंस, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्योंकि ये वो उम्र होती है जब आपके हाथ में लगभग स्मार्टफोन आ चुका होता है, आप छोटे छोटे डिसीजंस लेना शुरू करते हो, आप अपने फ्रेंड्स, मैच्योर फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हो, आप डिसाइड करते हो कि टेक्स्ट बुक्स के अलावा कौन सी बुक्स को पढ़ा जाए, आप डिसाइड करते हो कि टाइम को किस तरह से बिताया जाए। और ये वो एज होती है जब आपको थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियां भी मिलनी शुरू होती है, घर से रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है। ये सब करते हुए हमें क्या मिलता है? एक्सपीरियंस। और अगर इस एज में आपका एक्सपीरियंस राइट हुआ तो नो मैटर आपका एनवायरनमेंट क्या था पीछे, नो मैटर एजुकेशन क्या थी, आप राइट एटीट्यूड बिल्ड करोगे। लेकिन अगर आपका इस एज में एक्सपीरियंस खराब हुआ, आप गलत कंपनी में पड़ गए, गलत संगत में पड़ गए, ड्रग्स ले ली, टबैको ले लिया, तो क्या हुआ? नो मैटर आपका एनवायरनमेंट और एजुकेशन कितनी अच्छी थी, आप नेगेटिव एटीट्यूड में चले जाओगे। और ये एग्जाम्पल हमारे आसपास सब जगह होते हैं। किसी के पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत कल्चर होते हैं, लेकिन बच्चा जो है वो टीनेज में गलत कंपनी में घुस जाता है एंड सडनली पूरी की पूरी उसकी लाइफ खराब हो जाती है। और कई बार बच्चा बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड, बहुत ही लो बैकग्राउंड से आता है और उसको इस एज में आकर एक राइट मेंटोरशिप मिल जाती है, राइट को सलाह देने वाला मिल जाता है और उसकी पूरी जिंदगी चेंज हो जाती है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको लाइफ टाइम क्या एक्सपीरियंस लेना है, और ये चीज आपके साथ पूरी जिंदगी रहती है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, जिंदगी के हर पड़ाव पे आपको एक्सपीरियंस मिलते रहते हैं और वहां पर आप चीजें सीखते हैं। और जितना उसको ऑब्जर्व करते हैं, जितना उस एक्सपीरियंस से सीखते हैं, उतनी ही ज्यादा जल्दी आपको सक्सेस मिलनी शुरू होती है। गुड? यस? अब जैसे हम ये बात कर रहे हैं एटीट्यूड की, सिमिलरली हम बात करते हैं सक्सेस के ऊपर। बहुत सारे लोग हैं जिनको सक्सेस नहीं मिलती। एक ही कॉलेज से बच्चा डिग्री कर रहा है, चाहे वो डॉक्टर की कर रहा है, चाहे वो इंजीनियर की कर रहा है, चाहे आप जीडीए की कर रहे हो, आपको एक ही टीचर पढ़ा रही है, एक ही माहौल में पढ़ा रही है, एक ही एनवायरनमेंट में पढ़ा रही है। ये जो आपको 2 घंटे की ट्रेनिंग मिल रही है, ये भी आपको सेम एनवायरनमेंट में मिल रही है, सेम तरीके से मिल रही है, लेकिन क्या हर किसी को सक्सेस मिलेगी? नहीं। जब आपका एग्जाम होते हैं, जब आपके पास सर्टिफिकेट आता है, सबके पास वो पास सर्टिफिकेट होता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये हूँ, मैं जीडीए हूँ, मैं टेलर हूँ, मैं ब्यूटिशियन हूँ, लेकिन सबको सक्सेस नहीं मिलती, क्योंकि सक्सेस का एक फॉर्मूला है और वो उनके पास नहीं होता।
क्या कहते हैं हम इस फॉर्मूला को? कापा। क्या बोलते हैं? कापा। तो किसी भी लाइफ में किसी भी फील्ड में सक्सेस पाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सबसे पहले नॉलेज, राइट? जब तक आपकी नॉलेज नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। इवन जब तक आपको चलना नहीं आएगा आप नहीं चल सकते ना। अगर आपको चाय बनानी आती है तभी आप चाय बनाओगे, अगर आपको गैस जलानी आती है तभी आप गैस जलाओगे। तो किसी भी चीज को करने के लिए नॉलेज चाहिए। और बहुत सारे बच्चों के पास, जैसे मैंने कहा कि सर्टिफिकेट है कि वो ये कोर्स या डिग्री कर चुके हैं, बट उनके पास एम नहीं, एटीट्यूड, नो। हाँ बोलो, कुछ गेस कर रहे थे? अचीवमेंट सर। अचीवमेंट, नो। सर एम का मीनिंग होता है जैसे इस ए का मतलब है बहुत सारे लोगों के पास नॉलेज होती है बट क्या नहीं होता? एबिलिटी, उस नॉलेज को अप्लाई करने की काबिलियत। आप इंटरव्यू के लिए गए, सामने वाले ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और आप उसका जवाब ही नहीं दे पाए, तो क्या वो आपको जॉब पे रखेगा? वो जवाब हम यूजुअली 2 रीजन से नहीं दे पाते। नंबर 1 कि मैं बहुत हेजिटेंट हूँ, बहुत शर्मीला हूँ, राइट? मुझे इंट्रोवर्ट हूँ, शर्म आती है बात करने में, मुझे सब कुछ आता है लेकिन मैं बता नहीं पा रहा। और मैंने पिछले 2-3 साल 4 साल में जब मैं कोर्स कर रहा था मैंने इसके ऊपर काम नहीं किया। इसका रिजल्ट क्या है कि जब हम इंटरव्यू पे बैठे हैं हमें जॉब नहीं मिल रही। दूसरा क्या है, मैं शायद उन बच्चों से हूँ जो सिर्फ लास्ट टाइम पे पढ़ते हैं। एग्जाम से पहले बुक्स उठाई, पढ़ लिया, एग्जाम दिया, पास हो गए, लेकिन अगले दिन कोई उसके बारे में कुछ पूछेगा तो हमें नहीं होता है। हम सबकी सहेलियां होंगी ऐसे, राइट? तो इसलिए अगले दिन जब हम उसके बारे में बात करते हैं या इंटरव्यू के टाइम पर उसके बारे में बात करते हैं तो हम भूल चुके हैं वो चीज, हम फ्लश कर चुके हैं वो चीज। तो क्या नहीं है हमारे अंदर? एबिलिटी। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनके पास नॉलेज भी है और एबिलिटी भी है लेकिन पीए नहीं है। एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट? उनका एटीट्यूड ही नेगेटिव है। ये बेस है हर चीज का, राइट? उनका एटीट्यूड ही नेगेटिव है। वो हर चीज को एक कंप्लेंट के नजरिए से देखते हैं। उनको लगता है जो भी जिंदगी में हो रहा है ना वो गलत हो रहा है। वो अगर आप इंटरव्यू भी कहीं बैठे होंगे, ऐसे हम 20 लड़कियां बैठी हैं, मतलब इंटरव्यू देने जाते हैं, सक्सेसफुल नहीं मिलता तो कहते कि हमें ना कुछ करना ही नहीं, बैठ जाओ, करना नहीं है। या फिर जब हम इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम आसपास ना 20 लड़कियों को देखना शुरू करते हैं। अरे ये तो मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, अरे ये तो फोन पे ज्यादा अच्छे से बात कर रही है, अरे इसको तो इंग्लिश अच्छी से आती है, अरे इसने तो कपड़े बहुत अच्छे पहने हुए हैं, तो इसको जॉब मिल जाएगी, मुझे नहीं। और हम इसी सोच के साथ हम वहीं बैठे बैठे फेल हो चुके होते हैं। अब इंटरव्यू नहीं हुआ लेकिन हम बैठे बैठे अपने आप को फेल कर चुके हैं। और जब हम अंदर जाते हैं इंटरव्यू रूम में और जब वहां सवाल पूछे जाते हैं हम उनके फंबल कर जाते हैं, हम जवाब नहीं दे पाते और हम बाहर आके क्या बोलते हैं, मुझे तो पहले से ही पता था नौकरी नहीं मिलेगी। पर सच्चाई क्या थी कि हमने उसको एफर्ट पूरी तरह से 100% एफर्ट नहीं दिया। तो ये डिपेंड करता है कि हम जिंदगी को किस लेंस से देखते हैं, किस चश्मे से देखते हैं। यू नो, एक यहीं पास में एक कॉलोनी है, लेडी की आदत थी कि वो सुबह उठती थी और सुबह उठ के चाय का कप बनाती थी और वो अपनी बैल्कनी विंडो के शीशे पर पास बैठ के बैठ जाती थी। और उनके जो सामने वाला फ्लैट था वो खाली था। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, वहां पर भी एक कपल आ गया रहने के लिए और अगले दिन उस लेडी ने कपड़े धो के सूखने डाल दिए अपनी बैल्कनी में। अब ये जब अपने यहाँ से खिड़की से देख रही है तो इसने बोला कि ओह शिट, इस औरत को तो कपड़े धोने नहीं आते, कितने गंदे कपड़े धोती है। और उसने जाकर अपने हस्बैंड को इसकी कंप्लेंट करी। हस्बैंड कुछ नहीं बोला, वो मुस्कुरा के चाय पीता रहा। अब ये रोज का सिलसिला बन गया। वो डेली सुबह उठती, चाय बनाती, विंडो पे पहुंच जाती और डेली उसको देखती और कहती शिट यार, इस औरत को कोई कपड़े धोना सिखा दो, इसको तो कपड़े धोने आते ही नहीं है, ये तो गंदे कपड़े धोती है। तो एक दिन हस्बैंड जो था ना बेचारा पक गया, तो वो एक दिन शायद सुबह जल्दी उठ गया। अब जो वाइफ है वो उसके बाद उठी, चाय बनाई, विंडो पे पहुंची और जैसे उसने सामने देखा ना, कपड़े बिल्कुल मस्त चमक रहे थे, राइट, बिल्कुल सुपर शाइनिंग चमक रहे थे। और सडनली उसने जाकर अपने हस्बैंड को क्या बोला, अरे फाइनली इस औरत को किसी ने कपड़े धोना सिखा दिया। हस्बैंड ने क्या बोला वापस,
कि मैंने सुबह जल्दी उठकर अपनी खिड़की का शीशा साफ कर लिया। तो गंदगी कहाँ थी? हमारे शीशे में। और हम किसको गंदा बोल रहे थे? दुनिया को। गंदगी हमारे अंदर होती है, हमारे अंदर कमी होती है, लेकिन हम सारा ब्लेम सामने वाले के ऊपर डालते हैं कि सामने वाले को कुछ नहीं आता। तो जिस लेंस से आप हर चीज देखते हो, उसी लेंस से आपकी चीजें आगे बढ़ती चली जाती है और वही चीज आसपास होना शुरू हो जाती है। जो आप माइंड में लेके चलोगे वही चीज होनी शुरू हो जाएगी। तो आपको डिपेंड, आज की ट्रेनिंग का वन ऑफ द बेस्ट टेक अवे आपका ये हो सकता है कि आपको देखना है कि आपका जो लेंस है वो है या नहीं है। आप थोड़ा सा कॉन्शियस बन सकते हो कि ओह, मैंने सामने वाले की कंप्लेंट क्यों करी। कंप्लेंट होगी, नेगेटिव जरूर देखोगे, बट इमीडिएटली उसको अपने ऊपर खुद ही वॉच आउट करना कि ओह, मैंने ऐसा क्यों किया, एंड इमीडिएटली अपने आप को करेक्ट करना। और अगर सॉरी बोलने की जरूरत है तो सॉरी बोलना। स्लोली एंड ग्रेजुअली आप क्या देखोगे कि आप इतना कॉन्शियस और अवेयर होते चले जाओगे कि आपको आसपास कहीं पे कंप्लेंट दिखेगी ही नहीं, नेगेटिविटी दिखेगी ही नहीं, एंड वो आपके सक्सेस का पहला माइलस्टोन होगा। क्योंकि तब आप एक ट्रू ह्यूमन बीइंग बनेंगे, जहां पर लोग आपको इस चीज पे फील करेंगे कि यस, सामने वाले पर्सन को हर जगह पे अपॉर्चुनिटी दिखती है, उसको अपने हर टीम मेंबर में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी दिखती है। क्योंकि चाहे कोई भी आपके पास आ जाए काम करने के लिए, उसके अंदर कुछ तो होगा, कोई ना कोई ऐसी स्किल तो होगी, कुछ ना कुछ अच्छा तो उसको आता होगा। बट यूजुअली हम क्या करते हैं, हम पहले दिन से उसको कंप्लेंट करना शुरू कर देते हैं कि इसको तो ये भी नहीं आता, इसको तो ये भी नहीं आता, इसको ये भी नहीं आता। मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। तो हमारा एक ओल्ड एज होम है। तो ओल्ड एज होम में एक लेडी है जो खाना बनाती है, ठीक है, और वो लेडी 2-3 सीरियल्स में काम कर चुकी है मुंबई में, ठीक है। तो उनके अंदर थोड़ा सा एक एटीट्यूड था, प्राउडीनेस थी, चाहे लाइफ की किसी भी सिचुएशन की वजह से वो हमारे यहाँ आई और खाना बनाना शुरू हुई। अब धीरे धीरे लोग बढ़ गए तो उन्होंने कहा मुझे एक हेल्पिंग हैंड चाहिए। तो हमने कहा ठीक है। हमें थोड़ा सा इशू भी आ रहा था कि किचन पूरी तरह से क्लीन नहीं होती थी, बाद में समेटी नहीं जाती थी, तो हमने एक हेल्पिंग हैंड लाके रख दिया। अब वो लेडी जो थी वो यूपी के गांव से आई थी। तो इनिशियली ऑब्वियसली उनको इस तरह का, जो दिल्ली में जिस तरह का खाना बनता है, जिस तरह से बुजुर्गों के लिए खाना बनता है, वो उनको पूरा नहीं आता था और उनका हाथ भी थोड़ा सा धीरे था। तीसरे दिन से ही वो लेडी उनकी कंप्लेंट करना शुरू हो गई कि नहीं तो बहुत ढीली है, इसको तो आता नहीं है, इसको तो कुछ भी नहीं आता। तो फिर हम एक दिन खड़े हुए, हमारे यहाँ पे से ऑफिस से कोई गया और उसने कहा कि अच्छा, आपकी किचन आज बड़ी गंदी है, तो आप किचन अच्छे से साफ कर देना और चॉपिंग कर देना, कटिंग कर देना, और जो कुकिंग है वो लेडी कर देगी। और वो उसने बहुत अच्छे से किया, मतलब किचन उसने ऐसे चमका दी, सारे बॉक्सेस को ऑर्गेनाइज तरीके से रख दिया, मसालों के लिए अलग शेल्फ बना दी, उसने पूरी किचन को ऐसा ऑर्गेनाइज कर दिया कि अब कोई भी जाए उसको पता होगा कि ये चीज यहाँ पड़ी है, बस आप उठा लोगे। तब हमने उनको बोला कि आपने देखा कि उनको हो सकता है अभी खाना बनाना ना आता हो, उनका हाथ थोड़ा सा ढीला हो, लेकिन जो ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स हैं और क्लीनिंग स्किल हैं ये फार बेटर है। तो आपको ये अप्रिशिएट अगर आप करें कि आपको एक हेल्पिंग हैंड मिला है जो इन चीजों में आपकी हेल्प कर सकता है, और स्लोली एंड ग्रेजुअली आप उसको सिखा सकते हो खाना बनाना, ताकि वो आपके एड पर आ सके और आप उससे ये चीज सीख सकते हो। देन सडनली शी रियलाइज कि हाँ, आई वाज रॉन्ग, एंड आज वो दोनों मिलकर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। सो बहुत जरूरी है इस बात को लेकर कॉन्शियस एंड अवेयर होना कि हम सामने वाले को किस लेंस से देख रहे हैं। गुड, कर सकते हैं हम? ऑसम, गुड। क्यों नहाते हो सुबह? फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होने के लिए। कल ही तो नहाए थे, सर्दी थी, सर्दी थी, जरूर कपड़े भी पहनते हो आप, राइट? हम वो पीके वाले ऐसे तो आए नहीं है जहाँ पर कुछ नहीं पहनते, फिर भी हमें रोज नहाने की जरूरत होती है। क्यों? और दिन में भी हम हाथ मुंह धोते रहते हैं। लाइफ में हाइजीन रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम 2-3 दिन नहीं नहाएंगे तो हमारे शरीर से क्या आ जाएगी? स्मेल। तो हम अपने माइंड को कितना ऑफन नहलाते हैं। तो ये जो मोटिवेशन है, ये जो ट्रेनिंग है, ये एक तरीका है, ये एक रास्ता है आपको बताने का कि आपके लिए जरूरी है। अगर आप इस 2 घंटे में सेटिस्फाई होके जाओगे, आप कुछ अच्छा लेके जाओगे, तो कल से आपके पास हजारों ऐसे सोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल है। आपके फादर स्मार्टफोन है, सबके पास है स्मार्टफोन, यूट्यूब है उसमें, तो यूट्यूब में वीडियोस देख सकते हैं मोटिवेशनल, हम बुक्स पढ़ सकते हैं,
हमारे पास हम रीड इंडिया को बोल सकते हैं कि हमें यूडेमी बिजनेस का कोर्स दे दो। यूडेमी बिजनेस पता है? नहीं पता? तो यूडेमी एक वेबसाइट है जो कि ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कराती है ऑलमोस्ट इन एनी एंड एवरी फील्ड। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, बिहेवियर, टेक्नोलॉजी, हर चीज से रिलेटेड। और वो वीडियो कोर्सेज होते हैं लगभग 2 से 6 घंटे के, और उसके पैसे लगते हैं करीबन, कभी कभी फ्लैश सेल आती है 300-400 रुपए और लगभग 3-4 हज़ार रुपए तक। और वो रीड इंडिया के पास यूडेमी बिजनेस का सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। तो आपको कभी भी कोई कोर्स करना हो ऑनलाइन, आप अपनी जो भी कोऑर्डिनेटर हैं उन तक पहुंच सकते हैं और वो आपको उसका यूजर आईडी लॉगिन या जो भी एक यूजर क्रिएट कर आपको दे सकते हैं और आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, राइट? तो अगर आप कुछ करना चाहते हो तो सिर्फ आपको करना क्या है, आपको सिर्फ रीच आउट करना है। रिसोर्सेज बहुत सारे हैं और आपका YouTube जो है वो तो एक पूरी की पूरी एक खदान है, जितना मर्जी उसको देखते जाओ कभी खत्म नहीं होगा। एक से कोई भी कीवर्ड डालिए, मोटिवेशन, लीडरशिप, किसी भी चीज का वर्ड डालेंगे वो आपको ऑटोमेटिकली निकलना शुरू हो जाता है। गुड। तीसरी चीज जो हम कहते हैं, जब हम ट्रेनिंग्स करते हैं तो हमें बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर जितनी मर्जी ट्रेनिंग कर लें, जितनी मर्जी मोटिवेशन कर लें, जितना मर्जी हम कर लें, फिर भी सक्सेस तो बहुत कम लोगों को मिलती है। क्यों? क्योंकि उनकी सोच, थिंकिंग, और क्योंकि उनकी थिंकिंग किस्मत अच्छी होती है। बोलते हैं कई लोग, राइट? ये किस्मत अच्छी होती है, हम सब जितना मर्जी मेहनत कर लें पर जरूरी नहीं है हमें सक्सेस मिलेगी। तो ये कॉन्सेप्ट मैं बहुत सालों से टीच कर रहा हूँ किस्मत को लेकर। और आज सुबह भी मैं एक वीडियो देख रहा था मॉर्निंग में। ये वीडियो था आर माधवन का। माधवन पता है कौन है? कौन है? एक्टर है, ठीक है, बहुत अच्छे और बहुत ही सुलझे हुए एक्टर हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर इन बॉलीवुड। तो उनका भी यही वीडियो आ रहा था और जब हम अभी बताएंगे तो बताऊंगा कि उन्होंने इस वर्ड को कैसे यूज करा आज। ठीक है, तो किस्मत जो है वो 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है। जब ये 2 चीजें मिल जाती हैं तो हमें सक्सेस मिल जाती है। पहला कॉम्बिनेशन है MA। जब आप ये होते हैं तो आपको PO मिलता है। क्या होते हैं आप? MA से सोचिए। तो फर्स्ट है, इट इज कॉल्ड मेंटल अवेयरनेस। अगर आप दिमागी रूप से जागे हुए हैं तो अभी काफी सारे ऐसे होते हैं यहाँ भी बैठे होंगे जो सिर्फ शरीर से यहाँ बैठे हैं, फिजिकली यहाँ बैठे हैं, मेंटली कहीं और बैठे हैं। किसी का दिमाग चल रहा होगा चाय कब मिलेगी, चाय के साथ कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। कोई कुछ घर पे भूल आया होगा, अरे वो चीज मैं घर पे भूल आई, पता नहीं वो चीज ठीक से होगी नहीं होगी। भाई क्या कर रहा होगा, पेरेंट्स क्या कर रहे होंगे, शाम को कब तक घर पहुंचेंगे, 50 कोई ना कोई थॉट्स चल रहे होंगे। होता है? तो हम क्या है, हम मेंटली यहाँ नहीं है। एंड इट इज इम्पोर्टेंट, अगर आप एक्चुअली में चीजों को करना चाहते हैं तो आपको फिजिकली एंड मेंटली एक ही जगह पे होना है। आपको जागे हुए होना है, क्योंकि अगर आप वो होंगे तो आपको ये मिलेगा। और ये क्या है? PO। पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन। नो। क्या हो सकता है? अगर आप दिमागी रूप से जागे हुए हैं तो क्या मिलते हैं आपको? कई बार हम बोलते रहते हैं ना, बस मुझे ये एक मिल जाए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। क्या मिल जाए? हाँ, कामयाबी के लिए क्या चाहिए होता है? एक, बस एक मिल जाए तो मेरी किस्मत, अच्छी सोच, एक मौका बोलते हैं ना, तो क्या है? पासिंग अपॉर्चुनिटीज। आपके सामने हजारों मौके रोज गुजर रहे हैं। अगर हम जागे हुए होंगे तो हम उनको पकड़ लेंगे, अगर हम सो रहे होंगे तो हम छोड़ देंगे। आज माधवन ने इसको नाम दिया था सिचुएशनल अवेयरनेस। उसने कहा सिचुएशनल अवेयरनेस होती है कि आपके आसपास जो भी हो रहा है आपको उसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपको मौके मिलने शुरू। और उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि जब वो इंजीनियरिंग कर रहे थे तो टाटा स्टील के और काफ़ी जो एम्प्लॉयर्स थे वो आते थे, और क्योंकि जो इंजीनियरिंग के बच्चे थे वो महाराष्ट्र में पढ़ते थे तो उनको सिर्फ मराठी आती थी, अपनी लोकल लैंग्वेज आती थी, और उनको प्लेसमेंट नहीं मिल पाती थी क्योंकि वो समझा नहीं पाते थे कि वो कितने अच्छे इंजीनियर हैं। और उसका ये तब की बात है जब
ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू स्किल, बहुत सारे चीज़ों पे काम होता था। अब क्योंकि माधवन एक अच्छे बैकग्राउंड से आते थे, उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज दे रखे थे, ट्रेनिंग कर रखी थी, तो इनके दोस्त उनके पास आए, उन्होंने कहा कि हमें चैलेंज आ रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं, रोज सुबह हम 5 बजे ऊपर टेरेस पे मिलते हैं हॉस्टल की, और मैं आपको ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा, ठीक है, जिसमें हम क्या क्या सिखाएंगे आपको। मैं आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश भी सिखाऊंगा, मैं आपको ग्रुप डिस्कशन सिखाऊंगा, मैं आपको इंटरव्यूज की स्क्रिप्ट सिखाऊंगा, मैं आपको डाइनिंग एटिकेट भी सिखाऊंगा, मैं आपको ग्रूमिंग एटिकेट भी सिखाऊंगा, किस ओकेजन पे क्या पहनना होता है वो भी बताऊंगा। तो कहते नहीं नहीं नहीं, हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें ना सिर्फ ये बता दो कि बायोडाटा कैसे बनाना है, रेज्यूमे कैसे करना है, ग्रुप डिस्कशन कैसे करना है, और थोड़ी सी इंग्लिश। तो उसने कहा यही आप लोगों का सबसे बड़ा चैलेंज है, कि आज आपको लगता है कि आपकी यही जरूरत है, लेकिन कल को सपोज आप इंटरव्यू के बाद आपका जो टाटा स्टील के कोई बॉस है वो आपको बोलते हैं चलो हम खाना खाने चलते हैं कहीं, क्या आप उसके लिए तैयार है? दैट इज कॉल्ड सिचुएशनल अवेयरनेस। आगे की सोचना पहले से ही कि मुझे क्या क्या जरूरत पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि सामने टीचर रेडी खड़ा है आपको सिखाने के लिए, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं मेरी जरूरत सिर्फ यही है, क्योंकि आप आगे सोच ही नहीं पा रहे। तो जब वो वहां पर सिखाना शुरू करा उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने टाटा स्टील के किसी को सीनियर को जानते थे और उनको फोन करा कि मैंने बच्चों को ये चीज सिखा दी है, लेकिन क्या आपके पैनल में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो मराठी जानता हो, ताकि आपको ये चेक कर सकें कि हमारे यहाँ के बच्चों को इंजीनियरिंग आती है या नहीं आती है, अगर वो लोकल लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं तो उन्होंने कहा कि फेयर पॉइंट। और जब वो अगली बार इंटरव्यूज लेने आए उस कैंपस के अंदर, तो वो 5 लोगों को लेकर आए जिनको मराठी आती थी, ताकि जो लोग थोड़ा सा भी हेजिटेंट थे वो अपनी ही लोकल लैंग्वेज में बता दिया और उनको सक्सेस मिली, और उनमें से 5 लोगों को नौकरी भी मिली। तो जब हम कलेक्टिवली काम करना शुरू करते हैं और हम जागे हुए होते हैं, तभी हमें हर अपॉर्चुनिटी दिखनी शुरू होती है। गुड? Yes, sir. गुड। एनी क्वेश्चन सो फार तीनों फॉर्मूलाज में? 3 E's, कापा एंड किस्मत। तो कई बार आप लाइफ में, जैसे सपोज कोरोना आया था, राइट? नॉट ओनली यू, बड़े बड़े एस्टैब्लिश्ड डॉक्टर्स, क्या किसी के पास इस चीज का एक्सपीरियंस था? बट फिर भी डील हुआ। कभी सुना आपने न्यूज़पेपर में, कहीं न्यूज में कि किसी डॉक्टर्स ने अपनी ड्यूटी के लिए मना कर दिया, नर्सेज ने अपनी ड्यूटी के लिए मना कर दिया? वेरी रेयर। उन्होंने इमीडिएटली अपने आप को अडैप्ट किया, इमीडिएटली ग्लोबल प्रैक्टिसेस से एक्सपीरियंस लिया, एक दूसरे से सीखा और अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म किया। तो ऐसे आपकी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी जहां पर आपके पास शायद उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो सबसे आसान काम क्या है? उस काम को ना कह देना और वहां से भाग जाना। भाई मैंने तो कभी किया नहीं, मुझे तो आता नहीं, ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा जॉब प्रोफाइल नहीं है, तो हम वहां से चले जाए। और दूसरा क्या है? ठीक है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक मौका है कुछ नया करने का, चैलेंज है, कुछ नया चैलेंज। तो डिपेंड्स कि हम उसको कैसे लेते हैं, किस लेंस से लेते हैं। और कई बार कॉर्पोरेट्स इस चीज को भी एज एक्सपेरिमेंट भी यूज करती हैं। वो टीम के अंदर चैलेंज थ्रो कर देती हैं और देखते हैं कि कितने लोग उसको ग्रैब करते हैं। और जो लोग ग्रैब करते हैं, जो लोग छोड़ देते हैं कि नहीं नहीं एक्स्ट्रा काम कौन करेगा, 6 बजे के बाद घर चले जाओ, वो लोग वही चलते रहते हैं। और जो लोग उसको ग्रैब कर लेते हैं उनको जल्दी ग्रोथ मिल जाती है, वो जल्दी आगे नेक्स्ट पोजीशंस पे पहुंच जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लेते हैं। I will just like जी। to add it with your हाँ जी प्लीज। जैसे बेटे आप लोग मेरे से पढ़ने आते हो, आप जैसे जो पहले स्टूडेंट्स थे 3 महीने का ही कोर्स किया है तो हम उन्हें भेजते हैं कि जॉब के लिए कुछ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जहाँ भी जाओगे वहाँ यही होता है आपको कितना काम का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस तो भी 0 है, चाहे हम आपको हॉस्पिटल्स में ट्रेनिंग के लिए कहीं ना कहीं भेजते हैं, तो आप उनको क्या जवाब दोगे कि वो आपको रखने के लिए मजबूर सा हो जाए, वो आपकी बात से इम्प्रेस हो जाए। तो अगर आपको अभी एक एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सच बोलोगे सर हमने पढ़ाई की है, थोड़ा बहुत सीखा है, जब तक आप हमें एक्सपीरियंस का चांस नहीं दोगे हमें कैसे मिलेगा। वो कहेंगे हम आपको क्यों रखें सर, आपके पास अगर मैं सीखने आऊँगी आप मुझे सिखाते हो
तो नेचुरली मैं लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहूँगी। जिन लोगों को 2 साल का एक्सपीरियंस है, कल उनको कोई 500 रुपया या 100 रुपया सैलरी में बढ़ा देंगे, आपको बीच में छोड़ के चले जाएंगे। और जो हम लर्नर्स हैं, आप हमें सिखा रहे हो, तो हम यहाँ पे आपके साथ जिस रूप में आप हमें ढालना चाहोगे, हम उसी में ढल जाएंगे। जैसे एक पौधे को जिस तरफ से धागा बांधते हो, वो वैसी बेल चढ़ती जाती है। तो आपके हॉस्पिटल में जो आप हमसे जैसे पेशेंट्स को डील करने के लिए चाहोगे, नेचुरली वी विल लर्न दैट। और हमारा स्टे फिर आपके साथ लॉन्ग होगा, जिससे आप हमें समझोगे, हम आपको समझेंगे। तो सर एक चांस तो हमें दीजिए ना। सभी हम डॉक्टर्स भी जो सीखे थे इसी तरह से सीखे थे, पहले दिन से तो नहीं। मुझे 50 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया, लर्नर है। और आज भी मैं उस बात को शायद सीखना चाहूँगी जो बातें मुझे नहीं आती। तो अगर आप इस तरह से आंसर दोगे, फर्स्ट डे से तो नहीं, अभी आपने 3 महीने का कोर्स किया, हम लोग भी हॉस्पिटल्स में आप लोगों को भेज रहे हैं, तो आपको जब उनसे बात करनी है तो आपको ऐसे बात करनी है कि जिससे कि वो आपकी बात से इम्प्रेस हो, तभी आपको एक्सपीरियंस मिल पाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ही सर। थैंक यू वेरी मच मैम। तो अब हम बात करते हैं आपके स्पेसिफिक प्रोफेशन के बारे में। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं? जीडीए का मतलब क्या होता है? किस तरह का जॉब स्कोप होता है इसका मार्केट में? सॉरी, मेडिकल लाइन में क्या करते हैं? मेडिकल लाइन में नर्सिंग में, ठीक है, नर्सिंग असिस्टेंट हो गए, ओके। और बस नहीं सर, जैसे घर पे भी अगर हम लोग उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं हम? केयर गिवर। ठीक है, किसी के घर में कोई बेड रिडन पेशेंट्स है तो उसको हम केयर देते हैं। ठीक है, और नर्सिंग होम, वो तो मेडिकल लाइन में ही आ गया, नर्सिंग से। तो हॉस्पिटल हो, नर्सिंग होम हो, सब एक ही कैटेगरी में आता है। तो मेजरली आपके 2 रोल होते हैं। नंबर 1, आप किसी इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटी में होते हो, जो कि एक नर्सिंग होम या हॉस्पिटल होता है, वहां पर आप नर्सिंग असिस्टेंट की तरह स्टार्ट करते हो एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आप ग्रो करते रहते हो। दूसरा होता है केयर गिवर, जो कि एक घर के अंदर होता है, जहां पर आप किसी बेड रिडन पेशेंट की केयर करते हो। ठीक है, तो हम जो दोनों में से अभी आपकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और पैसे को बढ़ाने के लिए और इनकम को बढ़ाने के लिए बात करेंगे, उसमें ये इस वाली लाइन में ज्यादा अच्छे से कामयाब होगा, इसमें शायद उतना अभी यूज नहीं आएगा। ठीक है, ओके। सो एज अ केयर गिवर या एक पर्सन जब ज्वाइन करता है, उसको लगभग क्या सैलरी मिलती है? क्या सैलरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कोर्स के बाद? 10 to 15,000 रुपीज, राइट? बिल्कुल फेयर। तो 10 से 15,000 रुपए मेरी सैलरी होगी लगभग इस काम को करने के लिए। और इस काम में करना क्या होगा? अगर मैं किसी के घर में केयर गिवर होऊंगा तो मुझे क्या क्या करना होगा? पेशेंट केयर होगी, जिसके अंदर हमें उसके सारे वाइटल्स टेस्ट करने होंगे, मेडिसिन टाइम पे देनी होगी, और डाइट फॉलो करवानी होगी, और हाइजीन मेंटेन करना होगा, स्पॉन्ज करना होगा उनको, बेड सोर ना हो इसका ध्यान रखना पड़ेगा, कोई बात या स्पॉन्ज, और बाहर अगर वॉक पे ले जाना होगा, व्हील चेयर पे या कुछ होगा। ठीक है, और टाइम पे मेडिसिन देनी है, और टाइम से खाना खिलाना होगा, जैसे कि जब उन्हें एप्पल। ठीक है, गुड। ये टोटल कितनी देर का काम है पूरे दिन में? 10 to 5 नहीं होता इस लाइन में, या तो सुबह 8 से 8 12, या तो 12 घंटे की होती है, 24 घंटे की ड्यूटी होती है। तो आपका टोटल है कितनी देर का काम? ये 2 से 3 घंटे का। ये जितनी हमने चीजें बात करी हैं, ये मैक्सिमम 2 से 3 घंटे का काम है। और क्योंकि हम खुद एक ओल्ड एज होम चलाते हैं और हमने कई लोगों को रेफर भी किया हुआ है, कई बार हमारे यहाँ भी आकर असिस्टेंट काम करती है केयर गिवर आपकी तरह, हमने उनको देखा है कि वो जो ये 2 से 2.5 घंटे का काम होता है, उसके अलावा पूरा दिन है आपके पास, आप उसको कैसे बिताते हो वो आपकी ग्रोथ के ऊपर मैटर करता है। क्या करोगे आप खाली बैठकर? आप हो और आपका पेशेंट अकेला रूम में बैठा है, क्या करते हो आप फिर पूरा दिन?
यूट्यूब पे रील्स वीडियो देखते देखते हैं। हैं। यही करते हैं। नो बहुत बड़ी बीमारी है। फेसबुक रील्स, यूट्यूब रील्स और जो जो एप्लीकेशन, मेरे को नाम भी नहीं पता एप्लीकेशंस के, वो हम देखते रहते हैं। मेरे इस टाइम ओल्ड एज होम के अंदर 2 केयर टेकर्स हैं ऐसी ही, और वो पूरा दिन रील देखती है, और जब भी वो लंच करने या डिनर करने नीचे आती है, वो हमें 4-5 छोटे एग्जाम्पल, आपको पता है आज ऐसा हुआ, आपको पता है एक वेल ने बच्चे को पानी में ही जन्म दे दिया, उसने ये कर दिया, हमें क्या करना है? राइट? यही पूरा दिन करती रहती है। आप इस टाइम को कैसे यूज कर सकते हो जिससे आपकी इनकम डबल ट्रिपल लेवल पे पहुंच सके? करना चाहते हैं? पक्का? यस सर। तो एक जो स्किल, इसको हम कहते हैं अपने आप को अपग्रेड करना, तो अपनी स्किल्स को कॉम्प्लीमेंट करना या अपग्रेड करना। पहली स्किल आती है आपकी फिजियोथेरेपी। डेफिनेटली आपको सीखनी पड़ेगी, बट अगर आप सोचिए आप किसी के यहाँ पर एज अ केयर गिवर जा रहे हैं और आपके पास फिजियोथेरेपिस्ट का भी सर्टिफिकेट अवेलेबल है, और उनको फिजियोथेरेपी चाहिए जो कि मार्केट में होम सर्विस के ऊपर एरिया के हिसाब से 400 से 700 रुपए पर घंटा होम सर्विस के पैसे मिलते हैं, और आप जो भी पैसा ले रहे हैं यहाँ पर, आप उनको बोलिए सर आप मुझे 50% दे दीजिएगा इस मार्केट के रेट के हिसाब से, क्योंकि मैं तो यहीं बैठी हूँ और मैं 1 घंटा डेली फिजियोथेरेपी कर दिया करूंगी। तो क्या आपको 10,000 रुपए मंथली बढ़ाकर या 5,000 मंथली बढ़ाकर आपको वो ये वाली जॉब दे सकते हैं या नहीं दे सकते? तो ये डायरेक्टली हमारी इनकम को बढ़ा देगा, और ये बहुत इजी है, शॉर्ट टर्म कोर्स है, लॉन्ग टर्म कोर्स नहीं है। इसका सर्टिफिकेट भी आता है, इसका डिप्लोमा भी आता है, इसकी डिग्री भी आती है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे से, पर बेसिक अगर आप सीख लेते हैं तो इसमें आपकी इनकम एकदम से बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे लोग ऑल्टरनेट थेरेपी की तरफ जा रहे हैं। कोई भी इंजरी होती है, कहीं भी होती है, फिजियोथेरेपी का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है किसी भी इंजरी के बाद रिकवर करने के बाद, क्योंकि जो इंसान लॉन्ग टर्म के लिए बेड पे होता है उसको वापस जब खड़ा करना है और चलवाना शुरू करना है, उसमें फिजियोथेरेपी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और अगर आप ये एक एडिशनल स्किल सीख लेते हैं तो आपकी इनकम बढ़ जाती है। यही पे मैं ऐड करूंगी, आपके साथ एक स्टूडेंट है नंदलाल, फिजियोथेरेपी का उसने पूरा कोर्स सीखा हुआ है। हम ही लोगों ने उनको ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर साहब के पास भेजा था, फिजियोथेरेपी सेंटर, और वहाँ पे ही उसने एक्सरे जैसे होते हैं, अल्ट्रासाउंड की मशीनें चलानी भी, और कैसे फॉर्मेंटेशन करते हैं, वैक्स थेरेपी, ही लर्नड ऑल दोज थिंग्स। हमारे सेकंड बैच में वो स्टूडेंट भी आएगा। सिमिलरली तबस्सुम, ये अभी मेरे से कोर्स कर रही है, पर ये प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्सिंग केयर कर रही है स्टूडेंट की, एक पेशेंट की। मॉर्निंग में ये ड्यूटी पे जाती है, इसके 3 महीने तकरीबन कंप्लीट हो गए, एंड शी इज गिविंग द सर्विसेज मॉर्निंग में ये हॉस्पिटल, एंड निजामुद्दीन से पढ़ने के लिए आ रही है। तो अगर आपके पास एक्चुअली में विजन है, अगर आप करना चाहते हो, तो एग्जाम्पल आपके आसपास ही है। हम जो चीजें बोर्ड पे बताएंगे ना, आपके आसपास कोई ना कोई एग्जाम्पल जरूर होगा जो ये कर रहा होगा ऑलरेडी। गुड, वेरी नाइस। और आप अपने एक्सपीरियंस इनके साथ शेयर कर सकते हो। सर मैं एक आती हूँ फिजियोथेरेपी, मेरे पेशेंट को देती है फिजियोथेरेपी। वेरी गुड। तो कितने पैसे मिलते हैं आपको? मुझे नहीं मिलता, जैसे मैम हॉस्पिटल वाइट किया है, तो उन्होंने आपको एक्स्ट्रा पैसे पे रखा होगा, सैलरी आपकी ज्यादा कितने बेटर मिलते हैं तुम्हें बेटा? जी मैम। कितने मिलते हैं पर डे? आप नर्सिंग केयर कर रहे हो ना, हाँ, वो 600 रुपए। गुड। अनदर चीज जो आप सीख सकते हैं, और ये बहुत इजी है सीखना, वो है एक्यूप्रेशर। ये लिटरली 3 से 7 दिन का कोर्स होता है। कहीं पर 3 से 7 दिनों के अंदर आप ये कोर्स सीख सकते हो। क्या होता है एक्यूप्रेशर? किसी को पता है? आप मेडिकल लाइन से हैं। तो ये हमारा जो हाथ है, ये हमारा पूरा शरीर है। क्या है ये? पूरी बॉडी इसके अंदर है, इस हाथ के अंदर। तो हमारी वैसे पूरी बॉडी के अंदर हमारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जिनको दबाने से क्या होता है, हमारी जो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा हो जाता है। तो वो प्रॉपर एक्यूप्रेशर होता है, जो लिटरली सर्टिफिकेशंस होते हैं। पर अगर हम बेसिक लेवल पे शुरुआत करना चाहें तो हम सिर्फ हाथ से, हाथ के पॉइंट्स को सीख कर उसको शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि ये दोनों जो हैं, ये दोनों फिंगर्स, मेरे लेफ्ट हैंड है, मैं अगर लेफ्ट हैंड की बात करूं इस टाइम पर, तो ये दोनों फिंगर्स क्या हैं?
गेस करिए, मेरी बॉडी है ये, क्या हुए ये दोनों फिंगर्स? मेरी आर्म्स, ये मेरी राइट आर्म, ये मेरी लेफ्ट आर्म। ये दोनों फिंगर्स क्या हुई? मेरी लेग्स, राइट लेग और लेफ्ट लेग। ये वाला एरिया जो है ये हुई आपकी ओवरीज, बच्चादानी, गर्भाशय, ये हुई। ये आपका टमी एरिया, ये आपका चेस्ट एरिया, ये आपका हार्ट एरिया, ठीक है। ये आपका बैक एरिया, तो जिसको रीढ़ की हड्डी में पेन हो ये सीधी, सर्वाइकल बोन में पेन हो ये एरिया, ठीक है। लोअर बैक का पेन हो तो ये एरिया, सेंटर बैक में पेन हो तो ये एरिया। गुड। अगर आपका फेस हो तो ये रहा आपका फोरहेड, फोरहेड, आईज, नोज और ये आपका माउथ। ये आपका पूरा शरीर है। आप में से किसी को भी कहीं पर भी पेन होता है? कहाँ पेन होता है बताओ? बैक के कौन से हिस्से में? सेंटर में, ये वाली चीज। हाँ, दबाओ अपने हाथ के ये वाले हिस्से। दर्द हो रहा है? अगर आप दबाएंगे तो आपको दर्द होगा। जिस भी आपके शरीर के हिस्से में होगा, अगर आप उस शरीर के इस हिस्से में दबाएंगे हाथ के, तो आपको पेन महसूस होगा। जैसे कि आर्म है, तो आर्म के हमारे 3 हिस्से होते हैं, शोल्डर, एल्बो और कलाई, ये तीनों। तो आप जब दबाते रहेंगे आपको होता रहेगा। अगर आप इसको प्रोफेशनली सीख सकते हैं तो आप पेशेंट्स का ये पॉइंट्स दबा सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं प्रेशर पॉइंट्स। और सेल्फ के लिए भी जब भी आप खाली बैठे हो अपना हाथ दबाते रहिए, और आप देखेंगे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता जाता है। दूसरा, अगर आपको पेन को रिलीफ करना हो या पेन को रिलीफ देना हो पेशेंट को, तो जिस हिस्से में शरीर के दर्द है उस हिस्से को यहाँ पर पहचान लिया। पहचानने के बाद मेथी दाना, पता है क्या होता है? मेथी दानास आर कॉल्ड यूनिवर्सल सीड्स। क्या बोलते हैं उसको? यूनिवर्सल सीड्स। और एक आती है डॉक्टर टेप, जो व्हाइट कलर की टेप होती है, राइट। उसके ऊपर हम 5 दाने लेंगे और 5 दानों को इक्वल डिस्टेंस के ऊपर डॉक्टर टेप पे लगा के उसके इस हिस्से पे, यहाँ पर भी हाथ है, वहां पर चिपका देंगे रात को सोते समय। तो अगर आपके बैक में पेन है तो हमने बैक के ऊपर यहाँ पर पूरी एक पट्टी चिपका दी। अगर मेरी यहाँ दर्द है या शोल्डर में दर्द है, तो मैंने इस हिस्से के ऊपर राउंड कर दिया बैंडेड की तरह। 5 दाने मेथी दाने और डॉक्टर टेप के साथ चिपका दिया और रात को सो गए। 3 से 4 दिनों के बाद आप देखोगे कि आपको पेन कम होगा। तो ये बेसिक्स हम बहुत ही, मैंने सीखा हुआ 3 दिन का कोर्स, शायद तभी मैं आपको बता रहा हूँ। आप बेसिक ये 3 से 7 दिन में सीख सकते हैं और फिर इसके हायर सर्टिफिकेशंस भी कर सकते हैं। मेरी वाइफ को सर्वाइकल का बहुत इशू है, तो वो खुद तो एक्सरसाइज करती ही है, बट हफ्ते 10 दिन के अंदर वो एक्यूप्रेशर वालों को बुलाती हैं, जो 45 मिनट्स उनकी पूरी बॉडी के पेन्स दबा कर जाते हैं। और उसकी कॉस्ट है करीब 450 to 500 रुपीज पर सेशन, जो कि 45 मिनट्स to 50 मिनट का सेशन होता है। और वो आके पूरी बॉडी के पॉइंट्स को दबा के जाते हैं और इमीडिएटली उनको रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि वो पूरे बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। गुड। अभी आप, सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि हम सब मेडिकल लाइन से हैं, फिर भी हम ऑल्टरनेट थेरेपीज के बारे में नहीं सोच रहे या नहीं समझ रहे, या हमें पता ही नहीं है। इससे रिलेटेड और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, पर अगर आप ये 2 चीजें भी देख लेते हैं, और तीसरा जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, इससे आपकी इनकम में कई मल्टीफोल्ड आ सकता है, क्योंकि ये 3 चीजें बहुत ही पॉपुलर है। बाकी चीजों के लिए अच्छा सेटअप भी चाहिए, राइट, उसके लिए लर्निंग बड़ी लंबी चाहिए, उसके लिए आपको एक अपना क्लिनिक का सेटअप चाहिए, क्योंकि उसको घर में करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए हम उनकी बात नहीं करेंगे। हम ये बात कर रहे हैं कि जब आप किसी के घर पर हैं और आपके पास ये 3-4 चीजें हैं, आप ना सिर्फ पेशेंट जिसकी आप केयर कर रहे हो, जो बाकी घर के मेंबर्स हैं, अगर उनको भी इनमें से किसी चीज की चाहिए तो आप उनको दे सकते हैं और अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, राइट। किसी घर के और मेंबर को भी तो टेम्परेरी फिजियोथेरेपी चाहिए हो सकती है, किसी को सर्वाइकल हो सकता है, उसको एक्यूप्रेशर चाहिए होता है, और अगर आपके पास नॉलेज होगी तो आप उसको कन्विंस कर पाओगे। थर्ड, which is very very popular, is योगा। often very very ignored,
बट एज जीडीए ये आपके लिए वन ऑफ द कोर स्किल बन सकती है। अगर आपको योगा बहुत अच्छे से आता है, सबसे पहले क्या होगा कि आपकी खुद की बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत स्ट्रांग होगी, राइट? आपके फेस पे ग्लो बहुत अच्छा होगा, आप हेल्दी रहेंगे, आपका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत स्ट्रांग रहेगा, और जब वो चीज लोगों को दिखेगी तो आप ये वहां पर लोगों को सिखा सकते हैं। और क्योंकि आप किसी के घर में हैं लंबे टाइम के लिए, 2 से 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, कई बारी वहां पर आप उनके घर वालों को कन्विंस कर सकते हैं कि आप उससे 1 घंटा योगा डेली सीख सकते हैं। जो प्राइवेट ट्यूशन है योगा की वो कॉस्टली होती है, वो 300 से 500 रुपए अगेन पर घंटा कॉस्ट करती है, मिनिमम बता रहा हूँ। एक मिडिल क्लास एरिया में, एक हाई क्लास एरिया में वो 1000 से 2000 रुपए पर घंटा भी जाती है। लेकिन जब आप उनके घर में ही प्रेजेंट हैं तो हम क्यों नहीं वहीं पर उनको भी सिखाएं, और जो चाहे हम 100 रुपए पर पर्सन पर घंटा भी लें, राइट? और घर के 4 मेंबर्स हैं या 3 मेंबर्स हैं तो भी वो हमारी इनकम को बढ़ाता है। और जितना आप किसी को सिखाएंगे उतना ही आपकी खुद की प्रैक्टिस भी होती चली जाएगी। गुड। और ये हमारे पास अभी ऑल नो कि हमारे पास हजारों मीडियम हैं योगा को सीखने के लिए, चाहे हम प्रॉपर इंस्टीट्यूट में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट है मोरारजी देसाई सीपी में, लेडी हार्डिंग के पास है हम, हाँ लेडी हार्डिंग के पास, वहाँ पर भी सीख सकते हैं। उनका भी 1 महीने से लेकर 2 महीने और पूरे साल का होता है। हो सकता है रीड इंडिया उसको इंट्रोड्यूस कर सके यहाँ पर, और हो सकता है कहीं और से भी सीखना चाहें सीख सकते हैं। लेकिन अगर जब आप इसको एज अ जीडीए अपनी स्किल के अंदर ऐड करते हैं तो डेफिनेटली ये आपकी इनकम को एनहांस करता है। हेल्पफुल? इससे पहले हमने सोचा था इनके बारे में? नो सर। क्यों? कोई गाइड करने वाला नहीं था। गाइड आप खुद हो अपने, अवेयरनेस हम सबके पास है। गुड। सो फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर एंड योगा। बेटे सम एंड सब्सटेंस सर आपको समझाना चाह रहे हैं। मेडिकल लाइन से रिलेटेड और भी जो बातें हैं, अगर 4 लोगों का काम कर सकता है तो नेचुरली जिस हॉस्पिटल में या जहाँ जाते हो उनको 4 लोगों की सैलरी अलग अलग देनी पड़ती है। पर अगर आप वो चारों काम सीख जाते हो तो वो हाफ उसमें से आपको दे, हाफ को भी बेनिफिट हो गया, 50% राइज मिल गया, 50% उनकी बचत होगी। इसीलिए मैं आप लोगों को क्या बोलती हूँ, ईसीजी टेक्नीशियन का कोर्स भी आ जाए। दैट इज आप एक हॉस्पिटल में एज ए हेल्पर कर रहे हो, आपको ईसीजी आता है, डायलिसिस आता है, दीज आर द ओपन ब्रांचेस। आजकल हॉस्पिटल्स में भी सिखाते हैं, एडवांस कोर्सेज होते हैं। बाकी ये फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर ये तो है ही है, जो कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, लंबे कोर्सेज भी नहीं है ना। और कई जगह ऐसे है कि योगा की क्लासेस फ्री भी आजकल गवर्नमेंट की तरफ से होती है। सुबह मॉर्निंग के टाइम में जो आपके घर के पास पार्क होते हैं या यहाँ पे योगा सिखाते हैं, तो आप लोग उसका भी एडवांटेज ले सकते हैं। गुड। यस सर। और एक जो बिल्कुल बेसिक आप सबको आनी चाहिए, वो हर इंडिविजुअल को आनी चाहिए, वो है सीपीआर, राइट? सीपीआर हर इंडिविजुअल को आनी चाहिए, और एज अ जीडीए तो आपकी बेसिक है ही। गुड। आती है सबको? कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, जो हार्ट को आप मसाज देते हैं, और माउथ टू माउथ ब्रीदिंग जो है उसके बारे में। तो ये बहुत ही जरूरी स्किल है, क्योंकि जब भी किसी को हार्ट अटैक आता है या कुछ भी एकदम से होता है तो वो जो शुरू के कुछ मिनट होते हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं, और उस टाइम पर अगर आपको ये आता है देने के लिए तो आप एक्चुअली पेशेंट की जान बचा सकते हैं। उसी के लिए आपको क्या सिखाया है, जो कि आपके पास ईसीजी मशीन भी नहीं है, पल्स पे हाथ रख के आपको हार्ट की कंडीशन पता चलती है। पढ़ा हुआ है ना? गुड। यस ठीक है, सर। ओके। अब हम बात करते हैं, ये आपके जो ये आपके टूल्स आ गए, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे लोगों का सक्सेस कई बार नहीं मिलती क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा स्किल सेट नहीं होता। जब भी हम कहीं पर जॉब करने जाते हैं वहां पर ना 2 चीजें देखी जाती हैं। एक होती है मेरी रिक्वायर्ड स्किल, ठीक है? ये क्या होता है, जिस काम के लिए मुझे हायर करा जा रहा है वो स्किल मेरे पास है या नहीं है, वो काम मुझे आता है नहीं आता। दूसरी स्किल क्या होती है, इसे बोलते हैं डिजायर्ड स्किल सेट। क्या होता है डिजायर्ड स्किल सेट?
ये एक बहुत बड़ा फिल्टर होता है एम्प्लॉयर्स के लिए। जब मल्टीपल एप्लीकेशंस आती हैं किसी भी रोल के लिए, तो उनके पास सपोज 100 एप्लीकेशन आई, 100 एप्लीकेशन में से 15 लोग ऐसे थे जिनके पास परफेक्ट रिक्वायर्ड स्किल सेट था। अब उनको सिर्फ 2 लोग चाहिए, तो उन 15 में से 2 कैसे सिलेक्ट होंगे वो डिपेंड करता है डिजायर्ड स्किल सेट के ऊपर। ठीक है, तो क्या होगा, कितने लोगों को पल्स चेक करनी आती है? सबको आती है, ठीक है, चलो। तो मैं पेशेंट हूं, मैं आया हूं, आपने पल्स चेक कर रहे हैं, ठीक है? आप कैसे करोगे, कैसे मुझे बताओगे और कब कहोगे कि चले जाओ आप? चले जाओ। हाँ बोलो नॉर्मल है नहीं है ना। नॉर्मल है, ठीक है। अब क्या करूं, जाऊं? ठीक है, थैंक यू जी। ठीक है, और कोई इससे डिफरेंट करेगा कि मैंने आया पल्स चेक करवाई और आपने कहा कि ठीक है, कोई इससे डिफरेंट करेगा जो इसने किया? बीपी के लिए तो मशीन होनी चाहिए सर। बीपी भी चेक करते, जैसे ये चेक करने के बाद बीपी चेक करना है, ठीक है। हाँ। और ठीक है, आपने बीपी भी चेक करा, ठीक है। अब क्या हो गया, बीपी नॉर्मल है मेरा 120/80 है, हाँ। ठीक है। अब क्या करेंगे, जाऊं? यस सर। मैं ठीक हूँ, चला जाऊं? नहीं सर, हाँ, क्या करूं? आपको कोई और दिक्कत है, मतलब कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है जी, तो फिर जाओ सर। ठीक है, जाऊंगा, ठीक है जी। तो सब लोग ऐसे ही करेंगे, हाँ? वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? उससे पूछना चाहिए कि आपको कोई प्रॉब्लम हाँ, तो मैंने बताया मुझे नहीं है प्रॉब्लम कोई, वही कह रहा हूँ, जाओ ना। गुड। अब ये सब लोग करते हैं, ट्रस्ट मी, 90% ऑफ टाइम हम यही करेंगे और आप बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि जो आपकी रिक्वायर्ड स्किल सेट था, आपने उसके अकॉर्डिंगली काम किया, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो देखो अपने पास बेटा, नहीं इसको तैयारी। So, कैसे हैं आप? नाम क्या है आपका? वानी। कितने बजे उठते हैं सुबह? 4 बजे। गुड। 7 बजे वॉक पे जाते हैं? सो देखिए, अभी तो आपकी पल्स ठीक है, लेकिन आपको पता है रोज वॉक करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आगे जाके आपको दिक्कत नहीं आए, इसके लिए आप डेली वॉक करना शुरू करिए, बट अभी के लिए फिलहाल ठीक है। गुड, थैंक यू। क्या किया आपने? इसे हम कहते हैं डिजायर्ड स्किल। तो स्किल का नाम क्या हुआ? कॉन्वर्सेशनल एबिलिटी। एक पर्सन आया, पल्स चेक कराई, चला गया, बड़ा बोरिंग है, कोई मसाला ही नहीं है। राइट, बॉलीवुड फिल्म देखते हैं, जब तक सारे मसाले ना हो मूवी में, वो मूवी हिट नहीं होगी। तो आपको सुपरहिट होना है या फ्लॉप होना है? तो जब सुपरहिट होना है तो क्या होगा, आपको सामने वाले से बातें करनी है। वो जो 1 मिनट की आपके पास अपॉर्चुनिटी है, उसमें सामने वाले को जानिए, उससे बातें करिए, और उसकी क्वेश्चंस में ही आपको आंसर निकल आएगा अपना कुछ ज्ञान देने का। जैसे इसने गुड़िया ने बोला, मैं 7 बजे उठती हूँ, ठीक है जी। और मैं इससे और टाइम होता हूँ, कितने बजे सोते हो रात को? तो अगर तो ये बोल रही है कि मैं 11 बजे सोती हूँ, ठीक है, लेकिन अगर ये रात को 2 बजे सोती है तो एक और पॉइंट मिल गया मुझे। फिर कि भाई 6-7 घंटे 8 घंटे की नींद नहीं मिल रही है आपको, और इसने क्या कहा, मैं वॉक पे नहीं जाती, तो मुझे अपने आप को नॉलेजेबल बताने का एक मौका मिल गया। हर किसी को पता है ना वॉक करनी चाहिए। यस सर। तो अभी पल्स ठीक है, लेकिन आगे जाके दिक्कत आ सकती है, तो मैडम वॉक करना शुरू करो। तो मैं क्या करें, ये मैडम ये सब बड़े नॉलेजेबल थे, उनको मेरा ध्यान था। तो क्या होता है, जब हम बात करते हैं सामने वाले से, तो सामने वाले से हम क्या करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं। एंड किसी भी फील्ड में सक्सेस पाने के लिए कनेक्शन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आपने क्या लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ा सामने वाले के ऊपर, जो सामने वाला आपके साथ 1 या 2 मिनट के लिए आके बैठा? आपके पास एक नौकरी की स्किल थी, वो आपने नौकरी की स्किल करी, काम की तरह काम किया, वो तो रोबोट भी कर सकता है। कल को 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस काम को एक रोबोट में शिफ्ट होने में, राइट? एक मशीन रोबोट होगा, मैं उसमें अपनी आर्म घुसाऊंगा, वो अपने आप क्लब हो जाएगा, 15 सेकंड 30 सेकंड के बाद बता देगा कि मेरा बीपी ठीक है या नहीं है। मेरी पल्स है, पल्स के अंदर मैं अपनी कलाई लगाऊंगा और उसमें पल्स मेरी बता देगा। आजकल तो स्मार्ट वॉच भी बता देती है। एक 1500 रुपए की स्मार्ट वॉच मेरा बीपी भी बताती है, मेरा स्ट्रेस लेवल भी बताती है, मेरा स्टेप काउंट भी बताती है, मेरा सब कुछ बताती है। तो मुझे आपकी क्या जरूरत है? अगर हमें ह्यूमन टच बना के रखना है,
तो हमारे अंदर ये होनी चाहिए बात करने की एबिलिटी। जब आप ये करते हैं तो ये आपको एक्सट्रोवर्ट बनाता है, और ये जब आप बात करते हैं तो क्या सामने वाला भी आपसे बात, और आपको नहीं पता सामने वाला कौन बैठा है, वो किस लेवल पे बैठा है। वो एक आम इंसान झुग्गी वाला भी हो सकता है, और वो किसी हॉस्पिटल का ओनर भी हो सकता है, राइट? हो सकता है किसी ब्लड डोनेशन कैंप में खड़े हो, किसी कैंपेनिंग में खड़े हो, वहां पर कोई भी चलता फिरता बंदा आ जाए और आपको क्या पता किस लेवल का है। उस टाइम पर आप सामने वाले को कैसे ट्रीट कर रहे हो, वो इमीडिएटली आपसे लगेगा, और होगा कि कल को अगर आपको जॉब चाहिए हो ना, तो एक कार्ड मेरा है, आ जाना। क्यों? क्योंकि उसे आपसे बात करके अच्छा लगा, उसको लगा कि आप थोड़ा सा अलग हैं लोगों से। जिससे बेटे हम कहते हैं ना कि खुद से बात की तो मेरी आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही ठीक होगी। डॉक्टर मैडम से बात करके तकलीफ तो मेरी आधी ठीक है। तो बोलने का सलीका आपका कैसा है, आप दूसरे को कैसे कन्विंस करते हो, उनकी प्रॉब्लम को कैसे समझते हो, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। और एक रूड वे में आप सोचो फीस ले ली, बस देखा और तुम जाओ और मैं अपने यहाँ से, तो वी शुड नॉट बी लाइक दैट। पेशेंट से आपको जो भी ट्रीट करना, कनेक्शन बना के करना, तभी वो आपको दोबारा आए, हमारे दोबारा पास आए। या आपके लिए ये नहीं कि फीस देने के लिए वो सोचे कि नहीं, इनसे बात करके तो मेरी प्रॉब्लम आधी तो वैसे ही ठीक हो गई है, और फीस देना वर्थ रहा, राइट? कई बार क्या होता है, हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बड़ा एक्सपीरियंस है, राइट? मैम जैसे बैठे बहुत एक्सपीरियंस है, हाँ जी क्या हुआ, पेट में दर्द था, क्या खाया था, ये खाया था, ठीक है 4 गोली लिख के दे दी और आप बाहर। बड़े बेकार डॉक्टर था, देखा भी नहीं ठीक से, टाइम नहीं लगाया। अब दूसरा डॉक्टर के पास जाते हैं, वो क्या करता है, पेट को भी 4 जगह दबाएगा, फिर आपसे 4 सवाल पूछेगा, क्या खाया, फिर कहेगा पीछे घूम जाओ, फिर वो भी लगाएगा, फिर यहाँ भी लगाएगा, राइट? फिर कहेगा, फिर 2 बातें ज्ञान की भी देगा कि ना खिचड़ी दलिया खाना, आप 2 दिन हल्का रखना, ORS पीना, फिर आपको वही वाली दवाई लिख के देगा जो दूसरे डॉक्टर ने लिख के दी थी। बड़ा कहोगे डॉक्टर बड़ा अच्छा था, उसने 5 साल में 10 मिनट आए, मुझे इंपॉर्टेंस दी। तो ये है ह्यूमन एटीट्यूड, और ईगो को सेटिस्फाई करता है। और सर काफी डॉक्टर होते हैं वो ज्यादा बात नहीं करते, राइट? तो मैंने कहा ना, एक लेवल पे आने के बाद मुझे लगता है और 100 पेशेंट बाहर वेट कर रहे हैं, और कई डॉक्टर ऐसे भी होंगे जो आपसे खुल के बात कर रहे हैं। तो आपको कौन सा अच्छे लगते हैं? तो फिर आप भले क्यों वो नहीं करते? भले वो पेशेंट है बाहर बैठा, पर 2-2 मिनट दूं हर पेशेंट। बिल्कुल। हाँ जी सर, उस 2 मिनट के अंदर ही आप क्यों, आज हम 15 सेकंड की रील आपके ऊपर इम्पैक्ट कर जाती है, तभी तो आप उसके एडिक्शन बने। हम मतलब एम्स में जाते हैं, हॉस्पिटल में, वहाँ पे मतलब डॉक्टर भी ना आधा घंटा चेक करते हैं एक पेशेंट को, फिर तो मतलब फिर ऐसा अच्छा लगता है। और क्या, तो 1 मिनट 2 मिनट तो बहुत लंबा टाइम होता है, 15 सेकंड की आपकी रील होती है जिसमें वो सारा मैसेज दे देते हैं, जो आपको इतनी अच्छी लगती है कि क्यूरियोसिटी होती है कि अगले में क्या होगा। तो सेम गोज फॉर ह्यूमंस। आपको लगता है 1 मिनट में क्या बात हो सकती है, 1 मिनट में बहुत कुछ हो सकता है। जितने न्यूज पे कमर्शियल्स आते हैं, ऐड आती है, सारी 10 से 12 सेकंड 15 सेकंड की एड्स होती हैं। रेडियो FM पे जो सुनते हो सब 8 सेकंड 10 सेकंड 12 सेकंड की होती हैं। यूट्यूब पे देखते हो उससे पहले जो ऐड आती है कितनी देर की होती है। हमारे पास जो 1-2 मिनट 5 मिनट है वो बहुत स्ट्रांग होता है, हम उसे कैसे यूज करते हैं। और जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं वो पूरा टाइम उनका फोकस यही रहता है कि वो ऐसे लोगों को ढूंढते रहें, और जहां उनको कोई ऐसा मिलता है वो उसको पकड़ लेते हैं और उसको अपना कार्ड दे देते हैं, उसे जल्दी ज्यादा ऑफर करते हैं कि आप हमारा, क्योंकि वो अपने इंस्टीट्यूशन को सबसे बेस्ट बनाना चाहते हैं। और इसीलिए कुछ इंस्टीट्यूशंस सबसे बेस्ट हैं आज की डेट में। तो एक कॉन्वर्सेशनल एबिलिटी एक बहुत बड़ी स्किल सेट है अगर हमें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, जिसको हम बहुत इग्नोर करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है यहाँ पर। जैसे अगर हम कॉन्वर्सेशनल एबिलिटी में भी कम्युनिकेशन की बात करें, हमारा पूरा फोकस कम्युनिकेशन में कहाँ होता है? कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो हमारा सारा फोकस कहाँ होता है? जो शब्द हम बोल रहे होते हैं, राइट? ग्रामर क्या है, पास्ट टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस क्या है, हम प्रोनाउंसिएशन कैसे कर रहे हैं, सब चीजों पे फोकस होता है। बट आपको पता है उस पूरी कम्युनिकेशन के अंदर उसका रोल कितना है? 100% अगर कम्युनिकेशन है तो उसके अंदर वर्ड्स का, प्रॉपर वर्ड्स का कितना रोल है? सिर्फ
7%. यस। और हम पूरी जिंदगी सिर्फ शब्दों पे ध्यान देते हैं। Yes, sir. 55% होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज। आप कैसे बोल रहे हैं, आपकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट कर रही है। Yes, sir. मैं इस टाइम पे ऐसे खड़े होकर बात करूं, क्या होगा, कुछ इम्पैक्ट होगा? नहीं, तो कोई रोबोट भी बोल सकता है। मैं हिल रहा हूं, मेरे हाथों की मूवमेंट हो रही है, इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ये एक अट्रैक्शन, एक इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है। Yes, sir. एंड 38% होता है मेरी टोन। कहाँ मुझे स्ट्रेस देना है, कहाँ मुझे पॉज लेना है, कहाँ मुझे कोई वर्ड को धीरे बोलना है, कहाँ मुझे थोड़ा सा हाई पिच करना है, इसे कहते हैं हम टोन। 93% तो यही है। सिर्फ 7% मेरे शब्द हैं, लेकिन पूरी जिंदगी हम लग जाते हैं अपने शब्दों को ठीक करने में। आपके शब्द कुछ भी नहीं हो, लेकिन अगर कई बार आता है फोन पे आप किसी से हो और एकदम से हेलो करते हो और आप एकदम से बोलते हो सो रहे थे क्या? आपको पता चल जाता है कि वो आधा लेटे हुए इंसान ने फोन उठाया है और सडनली वो इंपॉर्टेंट कॉल होता है, तुम सीधे होकर बैठ जाते हो। राइट? कई बार हम भी अचानक से बेध्यानी में फोन उठा लेते, तो सामने ना स्मिता मैम इंटरव्यू के लिए कॉल कर रही है, ओ यस मैम बताइए। तो हम अपनी एकदम से बॉडी लैंग्वेज को ठीक करते हैं। Yes, sir. सेम गोज यहाँ पर। हम हमेशा ये कहते हैं कि अरे जो मेरी रिक्वायर्ड स्किल है उसमें परफेक्शन आती रहे। अग्रीड, पर उस परफेक्शन के साथ साथ इंटरेस्ट बनाना उस जॉब में बहुत जरूरी है सक्सेस के लिए। एंड वो आती है हमारी कॉन्वर्जेशनल एबिलिटी से। कितने लोगों ने सुना है अलख पांडे का नाम? कौन है अलख पांडे? सर वो फिजिक्स वाला, राइट? और क्या करते हैं वो? मोटिवेशनल। सर वो वीडियो मतलब वो ना पढ़ाते हैं बच्चों को। क्या पढ़ाते हैं? फिजिक्स पढ़ाते हैं। फिजिक्स फिजिक्स एक, मैं कह रहा हूँ सबसे बोरिंग सब्जेक्ट होगा, सर एंट्रेंस। लेकिन वो जिस तरह से पढ़ाते हैं, आज उनके लिए मिलियंस एंड करोड़ ऑफ सब्सक्राइबर हैं, उनको करोड़ों रुपए की फंडिंग मिल चुकी है, कई जगह इंस्टीट्यूट्स खुल चुके हैं और बहुत ही लो कॉस्ट फीस के ऊपर वो फिजिक्स पढ़ाते हैं, क्योंकि उनका मकसद पैसे कमाना नहीं है, उनका मकसद है इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाना जिससे लोगों को समझ आए, और तभी वो सक्सेसफुल हुए हैं। अगर आप उनकी स्टोरी सुनोगे Amazon के ऊपर, एक उनकी पूरी एक सीरीज बनी है उनके ऊपर। जब वो कॉलेज पढ़ रहे थे, उनको पैसों की जरूरत थी, तो वो एक इंस्टीट्यूट के बाहर लिखा हुआ था कि रिक्वायर्ड फैकल्टी, टीचर चाहिए हमें, और अंदर घुस गए। उन्होंने कहा कि मैं फिजिक्स बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैंने घोल के पिया हुआ है फिजिक्स को, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो वो कहते हैं नहीं हम आपको नहीं कर सकते, बट बहुत ज्यादा वो जिद करते हैं, तो वो 10 क्वेश्चन उनसे पूछते हैं फिजिक्स को लेकर, और वो 10 के 10 क्वेश्चन का बिल्कुल एक्यूरेट जवाब देते हैं। तो जो इंस्टीट्यूट का ओनर है ना, वो बड़ा इंप्रेस होता है। वो कहता है ठीक है जी, पहुंचिए सर, आप फिजिक्स के सर बन गए हैं, आप जाइए अपनी पहली क्लास लीजिए। तो ऐसे ही क्लास होती है, और जैसे ही वो टीचर यहाँ पहुंचता है और उसको क्या लगता है कि मेरे पास क्या है, रिक्वायर्ड स्किल, और बच्चे पढ़ेंगे। कोई नहीं पढ़ता, सब बच्चे उनका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं, कोई उनको सीरियसली नहीं ले रहा होता। क्यों नहीं ले रहा होता? क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे होते हैं। उनको लगता है कि ये जो आधा घंटा 1 घंटा है, इसको सिर्फ पढ़ाई में लगाना चाहिए। लेकिन सबसे पहली चीज क्या थी? कनेक्ट करना स्टूडेंट्स के साथ, एक आइस ब्रेक करना, एक माहौल बनाना, एक एनवायरनमेंट बनाना जिस एनवायरनमेंट में वो बच्चा पढ़ सके। वो उनको नहीं आता था। और वो जो इंस्टीट्यूट का ओनर है, वो पीछे, जैसे अभी गीता जी पीछे बैठ के मुझे असेस कर रही है, ऐसे ही वो इंस्टीट्यूट का ओनर भी उनको असेस कर रहा था, और बाहर आकर उनको वो फीडबैक देता है कि फिजिक्स आना एक बात है और पढ़ाना दूसरी बात है। आपकी एक पिक्चर आई थी सर की बात से मुझे याद आया, तारे ज़मीन पे, आमिर खान की पिक्चर थी। तो उसमें वो क्लास लेने जाता है, तो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते, तो फिर बाहर जाके उनको क्लास लेता है, और इस तरह से। तो वो भी कनेक्शन बनाना इज वेरी इम्पोर्टेंट। यही आप लोगों को नर्सिंग की क्लासेस में जो मैं पढ़ा रही थी, कि अगर कोई डेड बॉडी, डेथ होने वाली है या डेड बॉडी है, तो उसके रिलेटिव्स के साथ भी तो आपने बात करनी है, हाउ टू टॉक टू दैट। और किसी बच्चे का जन्म होता है तो तब आपने कैसे बात करनी है, क्योंकि यू आर द पीपल जो कि पेशेंट के रिलेटिव्स
और डॉक्टर के बीच में कनेक्शन हो। डॉक्टर हम दवाइयाँ लिख के चले जाते हैं, पेशेंट की कई क्यूरियोसिटीज होती हैं तो उसको सॉल्व आप लोग करते हैं। तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। यस मैम। सॉरी मैं इन बिटवीन बोलती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है मैम। तो कॉन्वर्सेशनल एबिलिटी हर जगह पे काम आएगा, क्योंकि नॉलेज को होना एक बात है, नॉलेज को पढ़ाना दूसरी बात है। कल को आपको 6 महीने, साल का, 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, कोई और नया बैच आता है जो जीडीए के लिए, और वो क्या कर जाता है, आपके साथ शैडो लगाई दी जाती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए कि ये लड़की 2 साल हो गया, उसके साथ बैठ के सीखो। अब क्योंकि आप बातें नहीं करते, आप बिल्कुल चुपचाप रहते हो, ऐसे पल्स चेक करते हैं, ऐसे बीपी चेक करते हैं, ऐसे ही करते हैं, तो वो भी सामने वाला भी बिल्कुल ऐसे सीखेगा, या फिर उसको आपका तरीका पसंद नहीं है। गुड। यस सर। सेकंड, सेकंड डिजायर्ड स्किल आपकी लाइन के लिए नॉर्मली है वो असेसिंग फ्यूचर क्वेश्चंस। उसका मतलब क्या होता है? सो फॉर एग्जांपल, डॉक्टर मैम है, एक पेशेंट आपके पास आया, आपने जो भी बेसिक वाइटल्स थे वो चेक कर लिए, ठीक है? अब मैं आपने मैम को जाके शीट पे लिख के दे दिया, मैम पल्स नॉर्मल है, बीपी थोड़ा सा हाई है, पेशेंट का ये है, क्योंकि उन्होंने आपको वो 4 चीजों की चेकलिस्ट दी हुई है, वही चीजें आप 4 चीजें चेक करके बता रहे हो। अब डॉक्टर ने पूछा उसको कोई और पेन या डिस्कम्फर्ट तो नहीं है? वो तो मैंने नहीं पूछा। वो हमारी क्यों? क्योंकि वो आपके 4 वाली चेकलिस्ट में नहीं था। पर आपको आप पेशेंट जब वो बैठा है और आपको पता है कि आप कितने टाइम से मैम के साथ काम कर रहे हो, मैम कैसे बात करती है, मैम कैसे बात करती है, ये अगले क्वेश्चंस क्या आते हैं। यस सर। मैम जैसे ही आती है सबसे पहले ये 2 सवाल पूछती है, हाँ जी कहीं पेन तो नहीं है, डिस्कम्फर्ट तो नहीं है, पिछले 24 घंटे में क्या खाया था, यस सर। जस्ट एन एग्जाम्पल, राइट? और आप बिना वो क्वेश्चन पूछे आप वही 4 वाइटल कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ एक नौकर बनकर नौकरी कर रहे हो। यू आर नॉट ओनिंग दैट प्लेटफॉर्म, आप ओन नहीं कर रहे। लेकिन आप उन 4 वाइटल्स के साथ मैम के पास पहुंचते हो कि मैम उसको फिजिकली कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है, कोई पेट दर्द नहीं है, कुछ नहीं है, ये पिछले 24 घंटे के उसके ये 3 मील है। मैम एकदम से शीट के साथ था, आपको नजर उठा के देखेगी कि लड़की कौन है जिसने मेरा काम आधा कर दिया। और जब कल को उनके हायर लोग बोलेंगे कि हमें 2 लोगों को प्रमोट करना है, तो आपका नाम आएगा। सामने वाला आपको तभी रेफर करेगा जब आप उसके लिए प्रिपेयर हो। और प्रिपरेशन क्या होगा? ढूंढना जो मेरे आसपास हो रहा है उसको मुझे पहले से असेस करना कि मेरे अगले बॉस ने फ्यूचर क्वेश्चंस क्या करने हैं। मैं जब ये इंफॉर्मेशन शीट उनके पास लेके जाऊंगी तो वहां वो क्या बोलेंगे, वो मुझसे क्या सवाल पूछेंगे, और वो सवालों का जवाब पहले से तैयार रखना। तो ये एक बहुत बड़ी डिजायर्ड स्किल सेट है। और ये सिर्फ यहां नहीं, किसी भी रोल में आप जाएंगे ना तो वहां पर ये बहुत बेसिक वे है ग्रो होने का, जब सामने वाले के पास ऑलरेडी वो इंफॉर्मेशन होती है। कूल? यस? ओके। इसे हम कहते हैं प्रिपेयरिंग फॉर ग्रोथ। तो आपसे इंटरव्यू पे सवाल पूछा जा सकता है, आप अगले 3 साल में या 5 साल में अपने आप को कहां देखते हैं? और आपको ये नहीं पता कि जो भी जीडीए के बाद का जो हायरार्की है वो क्या है, किस लेवल पे ग्रो करा जाता है इस लाइन में, अगला रोल क्या है, उसका अगला रोल क्या है, उसका अगला रोल क्या, अगले 5 रोल क्या है। अगर कोई पर्सन आज किसी हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में एज अ जीडीए ज्वाइन करता है तो उसके बाद अगले 5 स्टेप क्या है ग्रो होने के। और इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि अच्छा बताओ, और आपको यही नहीं पता तो क्या होगा? आपका विजन क्लियर नहीं है। तो मैं रादर उसको पर्सन को हायर करना पसंद करूंगा जिसके पास ये क्लैरिटी होती इन चीजों की, रादर देन सिर्फ रिक्वायर्ड स्किल सेट। अगर मुझे नहीं मिलेगा तो एक अलग बात है, बट यूजुअली अगर मेरे पास 15 रिज्यूमे हैं जिनके पास ये रिक्वायर्ड स्किल सेट है, उनमें से 2 लोग ऐसे जरूर होंगे जिनके पास ये 3-4 चीजें होंगी। वो बहुत क्लियर होगा सामने वाला।
और उसको कैसे टैक्टफुली आंसर करना है वो भी एक अलग चीज है, उसको हम आराम से बाद में बता सकते हैं, या हम ऑनलाइन सेशन में भी जब इसको कवर करेंगे। अभी हमने सिर्फ रिज्यूमे कवर किया ऑनलाइन सेशन में, राइट? अब हम जब इंटरव्यू स्किल्स और ग्रुप डिस्कशंस के ऊपर बात करेंगे, वीडियो इंटरव्यूज के ऊपर बात करेंगे, वहां पर हम क्वेश्चंस के आंसर भी करेंगे कि इन क्वेश्चंस का जवाब कैसे देना है। कई बार लोग इंटरव्यू में जवाब देते हैं, सर मुझे आपकी पोजीशन पे आना है, रॉन्ग आंसर। आपको नहीं पता कि सामने वाले के तक पहुंचने के लिए कितने स्टेप्स हैं, और वो स्टेप एक्चुअली 3 साल या 5 साल में पूरे हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तो वी डोंट नो दैट। तो इसलिए वो देना आंसर गलत है। पर क्या जवाब देना चाहिए, किस तरीके से देना चाहिए, वो स्क्रिप्ट क्या हो सकती है, उसे आप अपने तरीके से फॉर्मुलेट कैसे कर सकते हो, दैट वी विल डिस्कस विद यू। गुड? यस सर। एनी क्वेश्चंस इन दिस? श्योर? क्या होता है असेसिंग फ्यूचर क्वेश्चंस? हाँ जी बताओ। मैम अगर कोई भी पेशेंट का वाइटल चेक करने के लिए बोलेंगे तो हम लोग चेक करेंगे, आगे के क्वेश्चन मैम क्या पुटअप करेंगे वो हम पहले से चेक करके मैम को बता सकते हैं। जो भी आपका रोल है, अगला क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, जब भी मैं ये पेपर डॉक्यूमेंट सबमिट करूंगी, सामने वाला मुझसे क्या 2-3 सवाल कर सकता है, वो पहले से उसकी तैयारी करना, दैट इज कॉल्ड असेसिंग फ्यूचर क्वेश्चंस। ठीक है, गुड। कन्वर्सेशनल एबिलिटी क्या होती है बेटा, आप बताओ। पेशेंट जब आया है उससे बातचीत करने का तरीका और उसे कम्युनिकेट करने का तरीका क्यों करना जरूरी है? इसलिए करना जरूरी है कि उसे आगे कंफर्ट फील हो हमारे साथ, वो आगे भी हमारे साथ ही डील करना पसंद करे, कंफर्ट फील हो, कनेक्शन फील हो, राइट? और आपके बारे में भी पता चले कि आप एक्सट्रोवर्ट हैं, आपको नहीं पता सामने वाला कैसा है, वो हो सकता है आपको भी कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ऑफर कर सके। गुड। ये हमने अभी बात करी प्रिपेयरिंग फॉर ग्रोथ। आपको हमेशा बताया कि जो भी हम पेशेंट पे काम करेंगे, पहले पेशेंट को बताएंगे हम उस पे क्या करने जा रहे हैं और ये करने से उसको क्या फायदा हो। इंजेक्शन है, कैथेटर कोई भी पे है, तो फर्स्ट वी हैव टू टेल, और दूसरा उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखें। When you are saying assessing Future future questions. questions, right? तो इट्स रिलेटेड टू देयर प्रोफेशन और नहीं, जो जी काम करे, जैसे कि इन्होंने बीपी चेक किया जी, उसके ऊपर फ्यूचर जब ये इन्होंने डॉक्टर को देना है रिपोर्ट, हाँ, डॉक्टर को पेपर देना है, हाँ, तो डॉक्टर यूजुअली क्या होता है, पेशेंट से पूछता है अच्छा क्या खाया था, पिछले 24 घंटे के क्या 3 मील थे, या कोई फिजिकल डिस्कम्फर्ट तो नहीं है, क्योंकि अगर डिस्कम्फर्ट है तो पहले उसका ट्रीटमेंट होना जरूरी है कि मैं शुरू करूं। अब आप हर बार ऐसा जीडिए जो आपके 4 वाइटल थे आपने वही चेक करके बता दिए, बट आप आगे वो इन्फॉर्मेशन पेशेंट से नहीं ले रहे फर्स्ट हैंड में, और वो डॉक्टर ही आके हर बार पूछ रही है, तो क्या है, आपको जो रोल दिया गया है आप उसे नौकरी समझकर कर रहे हो, लेकिन आप एक्सपीरियंस से ऑलरेडी ऑब्जर्व कर रहे हो कि अरे डॉक्टर मैम तो यही 2 क्वेश्चन पूछती हैं, तो मैं पहले लेकर ही इन्फॉर्मेशन दे दूं डॉक्टर मैम को, ताकि उनका वर्कलोड कम हो जाए या उनके पास ऑलरेडी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपने डेस्क पे पहुंच जाए। और नॉर्मली आजकल हॉस्पिटल्स में ना एक फॉर्म दिया जाता है जो इनके पास होता है, बिल्कुल, और उसको भर के देना होता है, डॉक्टर के सामने रखना होता है, नाम, उम्र, एड्रेस, क्या वाइटल साइंस है जो ये कह रहे हैं, तो उसको भरना भी एक प्रैक्टिस है, आप उसको भी लर्न कर सकते हैं डॉक्टर साहब। जो 4 चार्ट्स आपको बताया, वाइटल के साइन, मेडिसिन के साइन, इनटेक आउटपुट के साइन, यही पे वो क्वेश्चन आ रहा है। जैसे आपको पढ़ाया है कि वाइटल साइंस जब इनटेक आउटपुट लेते हो, पेशेंट को कैथेटर है, आईवी ड्रिप भी लगा है और यूरो बैग में यूरिन नहीं है, तो व्हाट इज द कॉज? क्लास में पढ़ा, व्हाट आर द कॉजेस? क्या हो सकता है कि यूरो बैग में यूरिन नहीं आ रहा? हो सकता है ढीली हो, वेरी गुड। तो कैथेटर में अगर डला है और यूरिन फिर भी नहीं आ रहा, तो क्या रीजन होता है? किंक है उसमें, या कहीं से लीक कर गया उस वजह से नहीं आ रहा, राइट पोजीशन पे नहीं है, वेरी गुड। तो नेचुरल जब आप मेरे से ये कहेंगे कि उसका यूरिन कुछ नहीं, तो ये देखने की भी तो कोशिश करोगे क्यों नहीं, कैथेटर है तो क्यों नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही होगा, तो आप कहोगे कि मैडम वो कैथेटर लीक कर रहा है, बेड में यूरिन जा रहा है, इसलिए यूरो बैग में नहीं। वेरी वेरी गुड एग्जांपल। ये होता है फ्यूचर को असेस कर लेना, क्योंकि आप डॉक्टर के साथ हो, तो जो आपको लगता है कि आते ही पहले ये 2-3 स्टेप्स हैं, वो 2-3 स्टेप पहले फर्स्ट हैंड में ही ले लिए या चेक कर लिए, ताकि उनका जॉब आसान हो गया और आप ज्यादा अच्छे से ग्रो और एक्सपोजर दे रहे हो कि सामने वाले को पता है कि आपका इंटरेस्ट है अगला स्टेप लेकर सीखने में। गुड।
यस सर। सो अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो ये कि आपको केयर टेकर की या केयर गिवर की जॉब मिल जाती है, आपको एज असिस्टेंट जॉब मिल जाती है, जीडीए मिल जाती है, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली वहां पर भी एक आपकी इनकम लिमिटेड होती चली जाती है, राइट? कि आपको 20,000 मिलेगा, 30,000 मिल जाएगा, 40,000 मिल जाएगा, इससे ऊपर क्या जाएंगे? अब अगर हमें फिर भी साथ में एक अपनी इनकम को बढ़ाना है और अपने आप को और बेटर फाइनेंशियली स्टेबल करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? Any guesses? अभी सब कुछ है आपके पास, ये फिजियोथेरेपी भी सीख ली, एक्यूप्रेशर भी सीख लिया, योगा भी सीख लिया, अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। उसमें बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट चाहिए। और जब आप क्लिनिक खोलेंगे तो आपकी रीच क्या होगी? 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, बस। होम सर्विस भी देना शुरू करें किसी को, तो वही अगर हम 700 रुपए भी लेके चले पर, तो 6 घंटे 7 6 54 5400 रुपीज, और वो भी डेली 6 क्लाइंट मिले ना मिले हमें नहीं पता। और क्या कर सकते हैं हम? होम सर्विस इज वन ऑफ द गुड वे। जब आप केयर गिविंग के साथ साथ बाकी चीजों को अगर आप होम सर्विस में देना शुरू करें, तो आपकी इनकम को एक सब्सटैंशियल लेवल पे लेके जा सकता है। घर बैठ के जो सर मतलब जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, पैसे जिनके पास नहीं है, उन्हें हम ऑनलाइन मतलब कि उनके पास जाकर वहाँ पे कुछ बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें नॉलेज दे सकते। Right. So one of the very good way is teaching what you know, right? Teaching your knowledge. तो आगे फर्दर सिखाना, ठीक है? क्योंकि आपका टाइम अवेलेबिलिटी अच्छी होगी, तो आप आगे सिखा सकते हो जो आपने सीखा है, और एक सर्टेन फीस ले सकते हो। ये ऑफलाइन भी हो सकता है और ऑनलाइन भी हो सकता है, ठीक है? और क्या हो सकता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक आप भूल रहे हो, जो आप रोज करते हो। आप जो अपने खाली टाइम में क्या कंज्यूम कर रहे हो? रील्स, राइट? तो हम अपनी नॉलेज की रील्स क्यों नहीं बना सकते? अपना यूट्यूब चैनल क्यों नहीं शुरू कर सकते? राइट? सही तरीके से पल्स कैसे देखी जाती है? राइट तरीका बीपी चेक करने का क्या है? हेल्दी डाइट क्या है? वॉक करने का सही तरीका क्या है? सीपीआर कैसे दिया जाता है? कोई भी बेसिक चीज उठा लीजिए और उसके बारे में एक, चाहे वो रील्स के थ्रू, और चाहे इंस्टाग्राम के थ्रू, और चाहे यूट्यूब चैनल के थ्रू, एक पूरा लॉन्ग वीडियो कि उसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों जरूरी है, आगे फ्यूचर में उसका क्या बेनिफिट हो सकता है। और यूट्यूब फ्लडेड है ऐसे वीडियोस से। लीवर को सही रखना क्यों जरूरी है, किडनी को सही रखना क्यों जरूरी है, सर्वाइकल क्या होता है, ओवरीज क्यों निकाली जाती हैं, 50,000 तरीके हैं एज अ वुमेन इश्यूज अगर हम बात करें। और स्लोली एंड ग्रेजुअली जब आप ये यूट्यूब चैनल या इंस्टा पे करते हो, तो इससे आपको क्या मिलता है? सब्सक्राइबर्स और इधर फॉलोअर्स। और इससे क्या मिलता है हमें? इससे पैसे कमाए जा सकते हैं। कैसे? सर आपके सब्सक्राइबर और फॉलोवर बढ़ेंगे तो उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। तो आप सबको पता है, फिर भी कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा था। और ये आप कोर्स करते करते भी शुरुआत कर सकते थे, क्योंकि शुरुआत में हिट एंड ट्रायल होगा, बहुत सारी जगहों पे एक वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, पता नहीं कितने व्यूज आएंगे, पर ये अगर हम अभी शुरुआत करते हैं तो हम टारगेट ले सकते हैं कि 3 महीने 6 महीने साल के बाद हम एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाए। जब आप ये 1000 का मार्क ले लेते हो फॉलोअर्स का, तो आप क्या बन जाते हो पता है आपको? इसको हम बोलते हैं MI। MI इज माइक्रो इन्फ्लुएंसर। 1000 सब्सक्राइबर, 5000 से 10,000 पे बोला जाता है मिनी इन्फ्लुएंसर, 10,000 से 1 लाख पे आप बन जाते हो इन्फ्लुएंसर, ठीक है? उसके बाद सुपर स्टार, सुपरस्टार, सर के भी तो लगता है। हाँ? के वो हाँ, जैसे वो हम किंग और क्वीन हैशटैग की बात कर रहे हैं, वो अलग बात है। ये आपका लेवल बता रहा है
ये जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाता है उसी के हिसाब से आपकी पेमेंट बढ़ती जाती है जब भी आप कोई स्पॉन्सर्ड इंस्टा रील करते हो या स्टोरी करते हो। गुड। और ये बहुत इजी है करना, बहुत मुश्किल नहीं है। मैं नहीं करता हूं बट आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, अब हम जो बात करें फिर इसके साथ साथ हम कैसे बढ़ाते हैं वो है, क्या बोलते हैं इसको, हैशटैग। किस काम आते हैं ये? किस काम आते, क्यों लगाते हैं हम हैशटैग? तो हैशटैग सबको पता है, देखा। तो जब हम हैशटैग देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं क्यूरियोसिटी, कि हम अपनी टैग्स के सब में जगह देख रहे हैं हैशटैग लग रहा है, राइट। क्या नाम है, विरुष्का और पता नहीं क्या क्या हैशटैग पॉपुलर होते जा रहे हैं। बट हैशटैग का पर्पस क्या है? और इसको वो इंस्टा पे डाल देती है, ठीक है, कि रीड इंडिया कंडक्टेड अ सेशन ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फॉर देयर स्टूडेंट्स हु आर डूइंग जनरल ड्यूटी असिस्टेंट ब्ला ब्ला ब्ला। अब उसमें हैशटैग जो डलता है वो डलता है एम्प्लॉयबिलिटी। एम्प्लॉयबिलिटी को हम बढ़ा रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहला हैशटैग आता है एम्प्लॉयबिलिटी। तो जितने भी लोग एम्प्लॉयबिलिटी पे इंटरेस्टेड हैं उनमें हल्के हल्के पोस्ट दिखनी शुरू होगी। गुड। अब इसका भी एक रूल होता है कि अगर आपका जो सब्सक्राइबर बेस है, आपका जो फॉलोअर बेस है वो कम है तो आपका जो हैशटैग है वो वैसा यूज होना चाहिए जो अभी कम लोग यूज कर रहे हैं। तो लगभग अगर मेरे 1000-2000 सब्सक्राइबर हैं और मैं अगर कोई भी हैशटैग ऐसा यूज कर रहा हूं जो प्रोबेबली 1 मिलियन लोग यूज कर रहे हैं इस टाइम पर, तो मेरी पोस्ट कहां रुकेगी? नॉट इवन माइक्रो सेकेंड, एकदम से खो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी 1 मिलियन ऐसी पोस्ट हैं जिनमें वो वाला हैशटैग यूज हुआ है। तो मैं कौन सा यूज करूंगा? प्रॉब्ली 1000, 2000, 5000, 10,000 जो वो हैशटैग यूज कर रहे हैं। तो जब वो हैशटैग डालना शुरू करोगे अपने से, फॉर एग्जांपल आप बात कर रहे हो घुटनों के हेल्थ के लिए, नी पेन, कि आपको वॉक करना 10,000 स्टेप, 7,000 स्टेप चलना बहुत जरूरी है, इससे आपके जो नीज है वो हेल्दी रहेंगे। तो आपने लिखा हैशटैग डाला नी हेल्थ, ठीक है। अब वो नी हेल्थ हो सकता है 1 मिलियन यूज कर रहे हो, और नी हेल्थ सिंप्लीफाइड उसको हो सकता है सिर्फ 10,000 लोग यूज कर रहे हो। तो क्योंकि आपका शुरुआत में फॉलोअर बेस कम है तो आप नी हेल्थ सिंप्लीफाइड यूज करोगे यहाँ पर, ना कि सिर्फ नी हेल्थ। वो आपको धीरे धीरे नीचे दिखना शुरू होगा। जब आप जाओगे कोई भी हैशटैग टाइप करोगे उसके नीचे दिखने शुरू होंगे। सबसे ऊपर क्या होगा? टॉप के, जिसके ऊपर सबसे लाखों मिलियन लोग यूज कर रहे हैं। स्लोली एंड ग्रेजुअली नीचे जाओगे तो आपको कम थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो यूज कर रहे हैं उसी से मिलता जुलता हैशटैग वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। क्लियर? यस। तो जब भी हम अपनी पोस्ट डालें कोई भी, उसके साथ अपने 3, 4, 5, 10 हैशटैग जरूर डालें जो कि उससे रिलेटेड हो, ताकि वो धीरे धीरे हमारी ऑर्गेनिक रीच बढ़ाएगा। उन जगहों पे हमारी पोस्ट दिखनी शुरू होगी, विजिबिलिटी बढ़ेगी, और उनमें से कुछ लोग हमारे चैनल को या हमारे प्रोफाइल को लाइक और फॉलो करना शुरू हो जाएंगे। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली मेरा बेस बढ़ेगा। जब एक लेवल पे आ जाता है फिर हम करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आप नी के ऊपर डाल रहे हो, आप हेल्थ के बारे में सब डालते हो कि आप सब हेल्थ के हो, तो स्पॉन्सर के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इस 5000 से 10,000 लेवल पे हो और आप जब डाल रहे हो तो सडनली कोई ऐसी कंपनी है जो नी कैप बनाती है जो आपको वॉक करते समय पहननी चाहिए ताकि आपकी जो घुटनों की फ्रिक्शन है वो ठीक रहे। जस्ट एन एग्जाम्पल। और वो आपके पास रीच आउट करती है कि आपका ना 7,000 लोगों का बेस है, 7,000 लोग आपको लाइक करते हैं, तो आप अपनी जब ये घुटनों के बारे में एक वीडियो डालिए जहां पर बताइए कि वॉक करना क्यों जरूरी है, किन चीजों को ख्याल रखना चाहिए, एंड फॉर एडेड सपोर्ट आप ये नी कैप यूज कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल आपने कहा कि नी कैप यूज कर सकते हो। इस एक करने के आपको करीबन 5 से 10,000 रुपए मिल सकते हैं सिर्फ एक पोस्ट करने के। ऐसे ही आप सुबह फॉर एग्जाम्पल आप हेल्थ के बारे में बताते हो, मैं रोज सुबह उठती हूँ, शुरुआत कर मैं आज बताना चाहती हूँ कि मेरे में दिन की शुरुआत कैसे होती है। तो मैं सुबह उठती हूँ, मैं गर्म पानी पीती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, और साथ साथ मेरे दिन की शुरुआत होती है इस ग्रीन टी से। तो उस ग्रीन टी का डब्बा दिखाया, ग्रीन टी आपके हाथ में है, एक सिप लिया, पोस्ट खत्म। और उसको दिखाने के आपको पैसे मिलते हैं क्योंकि आपका बेस बढ़ रहा है। तो अगर महीने में भी 1 या 2 आपको ऐसे पोस्ट आने शुरू हो गई स्पॉन्सर्ड, तो आपकी इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी विदाउट मच ऑफ एफर्ट।
इस पे बेटे मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगी। मेरे कई पुराने स्टूडेंट्स जो थे तो उनसे मैंने पूछा आजकल क्या कर रहे हो। कहते मैडम 2 घंटे मैं सुबह लगाती हूँ, सिर्फ 2 घंटे, वो भी वो टाइम है 7 बजे से लेके 9 बजे तक का या इससे भी पहले का। तो मैंने कहा ऐसे में तुम क्या सुबह के टाइम तो हम लोग अपना, मैं पेशेंट्स को ना गाइड करती हूँ कि कौन सी बीमारी के लिए कौन से डॉक्टर के पास जाओ, कौन से हॉस्पिटल में जाओ, बस नंबर कौन कौन सी जाती है, पैसे कितने लगते हैं पर्ची बनाने में, रेफरेंस केसेस, और पर पेशेंट के हिसाब से मैं बहुत मिनिमम चार्जेस लेती हूँ, सिर्फ 50 रुपया एक पेशेंट का। और जिनके साथ जाने की भी जरूरत हो, हॉस्पिटल में मेरी रेपो बनी हुई है क्योंकि मैं पेशेंट रेफर करती हूँ। डॉक्टर साहब भी मुझे बहुत पहचानते हैं, तो मेरा अपनी भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे तो फीस देने की भी नहीं जरूरत पड़ती। तो दीज आर द रेफरल। तो इस बात को आप अपने एरिया में जहाँ हो, अपने एरिया के जो भी पेशेंट्स हैं आपसे भी पूछ सकते हैं। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में जाने के लिए बस नंबर कौन से हैं, हॉस्पिटल के बाहर डिपार्टमेंट्स के नाम लिखे होते हैं, रूम नंबर लिखा होता है। तो यूरोलॉजी के लिए जाना है तो ये डॉक्टर साहब इस दिन ये मिलेंगे, इतने बजे से इतने बजे मिलते हैं। तो आप पेशेंट्स को गाइड भी कर सकते हो, सिर्फ 2 घंटे का टाइम चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो बहुत वैल्यूएबल पॉइंट बताया मैम ने, और उनके साथ अगर आप एकम्पनी करते हो, वैसे तो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स भी होती है जो प्रेग्नेंट वुमेन्स के साथ जाती हैं। कई पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं, कहते हैं डिलीवरी के बाद मेरे पास कोई घर का मेंबर नहीं है, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, बड़े लोग हैं नहीं, तो मुझे 5-7 दिन के लिए हॉस्पिटल में या उसके बाद बच्चे की केयर के लिए या उसके लिए चाहिए, बिल्कुल, या ड्रेसिंग करने के लिए चाहिए। इसी तरह प्लास्टर काटने के लिए ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर्स जो है वो भेज देते हैं पेशेंट के साथ। तो दीज आर द अदर थिंग्स जिसमें आपके कोई इन्वेस्टमेंट पे भी नहीं है, और आपके बोलने का सलीका और नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आप कितना इसको, और इसमें तो कोई खर्चे की बात ही नहीं है। जिस एरिया में रहते हो सारे पेशेंट कम्युनिटी के लोग आपको जानते हैं, तो आपको एज ए दीदी समझ के आपसे गाइड लेने आते हैं। तो आप पर्ची पे भी अपने नाम की वो दे के, हॉस्पिटल में वाले लोगों को भी पता है ये रमा की पेशेंट आई हुई है, ऐसे डील करना। तो दिस इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ इंक्रीज। वेरी वेरी वैल्यूएबल पॉइंट, आई डिड नॉट नो दिस। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो अभी इंटरनेट savvy नहीं है, तो उनके लिए सिर्फ आप एक इन्फॉर्मेशन मीडियम हो ये चेक करना जरूरी नहीं है उनके बच्चों के पास वो टाइम है। तो सिर्फ आप उनके लिए चेक करके बता रहे हो कि इस हॉस्पिटल में ये डॉक्टर इस दिन बैठता है और इस डॉक्टर को इतना एक्सपीरियंस है, तो आप जाकर उनकी हेल्प कर सकते हैं। गुड। अगेन, अगर आपका विजन क्लियर है तो आप सोशल मीडिया के थ्रू ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी लेवल पे जाकर एक कोई भी इंफॉर्मेशन चैनल शुरू करिए, इंस्टा शुरू करिए, जिसमें आप लोगों की इंफॉर्मेशन बढ़ा रहे हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं, और धीरे धीरे उनकी अवेयरनेस बढ़ रही है और वो आपको पसंद कर रहे हैं। और आपको पता भी नहीं चलेगा, विद इन फ्यू मंथ्स आप शायद 1 लाख प्लस के लेवल पे पहुंच जाएंगे, और आप देखेंगे कि आपकी हर हफ्ते 10 दिन में आपकी 10,000 रुपए की स्पॉन्सर ट्वीट आ रही है, इंस्टा है। तो अपनी क्लिनिक का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आपकी जो रीच है वो सिर्फ 2 से 5 किलोमीटर की होती है, और उसको मैनेज करने के लिए आपको एक जगह चाहिए, आप उसका रेंट पे कर रहे हो अकेले, इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हो, आपने उसका इंटीरियर उस हिसाब से कराया ताकि लोगों को वहां आकर मिले, आप सारी मशीनरी है वहां पर ला रहे हो, तो बहुत ज्यादा तामझाम है। और वो अकेले हर कोई नहीं कर सकता, ना ही उतना फाइनेंशियल बैकअप होता है। तो उसको हम बोलते हैं कोलैबोरेशन एंड एग्रीगेशन। ओके, 2 अलग अलग वर्ड हैं, दोनों के ऊपर बात करेंगे। कोलैबोरेशन क्या हुआ, क्या मतलब होता है कोलैबोरेशन करने का? तो ऑलमोस्ट सिमिलर चलेंगे। हमने क्या बात कर रहे हैं कि कोलैबोरेशन में क्या होता है कि जब आप अपनी ही लाइन के साथ साथ और लोगों से बात करते हैं कि मुझे GDA का काम आता है, मुझे फिजियोथेरेपी आती है, आपको एक्यूप्रेशर आता है, इनको एक्यूपेंचर आता है, इसको योगा आता है, तो आपने सबने 5 लोगों ने मिलकर एक बड़ा सेटअप खोला और उसे एक वेलनेस क्लिनिक का नाम दे दिया। तो क्या था, खर्चे 5 में बढ़ गए। Yes, sir. और पेशेंट जो आ रहा है उसको 5 सर्विसेज एक साथ मिल रही हैं। Yes, sir. तो आपने वहाँ धीरे धीरे पैकेज बनाने शुरू करें, कोई भी चीजें करनी शुरू करें। So this is called collaboration.
डिफरेंट एरियाज के अंदर आप जितनी डिफरेंट स्किल सेट्स हैं उन सबको एक ही जगह पे कोलैबोरेट कर आप एक बड़ा सेटअप कर सकते हो, जहां पर आपकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कम हो जाती है और कस्टमर को वैरायटी मिलती है कि वो एक ही जगह पे आएगा, उसको सब चीजें मिलेंगी। तो यहाँ पर और बहुत कुछ है, मड थेरेपी भी हो सकती है, स्टोन थेरेपी भी हो सकती है, देन आपकी पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी हो सकता है, और डिफरेंट चीजें भी हो सकती है, उसको कोई एंड नहीं है। देयर आर 70+ चीजें जो आप एक अंडर वन रूफ ऐड कर सकते हो, 70+ चीजें। यहाँ पे बेटे मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगी, आप कोई भी क्लिनिक सेटअप करते हो अपने लेवल पे आप काम कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन होना बहुत एसेंशियल है। उसके बिना आप अगर एज ए जीडीए किया हुआ सर्टिफिकेट है, लेकिन आपको अपने क्लिनिक के साथ किसी डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर होना बहुत जरूरी है। इंडिविजुअली आप नहीं कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली में हूँ तो मेरा दिल्ली मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन है, हरियाणा जाती हूँ मेरे पास वहाँ का भी है, मेरे पास यूपी का भी है, पंजाब का भी है, तो आई कैन प्रैक्टिस एनीवेयर। पर आप लोग अगर खोलते हो तो किसी डॉक्टर के साथ रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, नर्सिस का भी ऐसे रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, उसके बिना आप इंडिविजुअल प्रैक्टिस नहीं कर सकते। बिल्कुल। और जो भी आप थेरेपी ऐड कर रहे हो से भी पता होना चाहिए आपको ये बात। बिल्कुल, वेरी वेरी वैल्यूएबल पॉइंट। और अगर आप कहीं पर भी कोई थेरेपी ऐड कर रहे हो तो जो भी आप प्रैक्टिशनर ले रहे हो एंश्योर करिए कि उनके पास उनके सर्टिफिकेट अवेलेबल है। सपोज इसने बोला मुझे फिजियोथेरेपी आती है, जस्ट बिकॉज वो आपकी फ्रेंड है, बट आप साथ साथ उसका सर्टिफिकेट लीजिए कि क्या फिजियोथेरेपी का उसने कहीं से कोर्स किया है कि नहीं किया, क्या वो लाइसेंस्ड है फिजियोथेरेपी आगे लोगों के लिए कंडक्ट करने के लिए, नहीं करने। गुड। एग्रीगेशन क्या होता है? तो एग्रीगेशन यूजुअली ऑनलाइन चलता है, बट ऑफलाइन में धीरे धीरे इसका स्पेस बढ़ रहा है। ऑनलाइन कैसे चलता है? मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, कोई एक वेबसाइट बना दी, कोई भी चीज कर दी, जहां पर जितने लोग मेरे ही प्रोफेशन के लिए अवेलेबल हैं वो मैं उनको प्रोवाइड कर दूं। तो फॉर एग्जांपल आप एक केयर गिवर हो और आप ऐसे 100 केयर गिवर को जानते हो जो कि दिल्ली और एनसीआर के डिफरेंट डिफरेंट कोनों में है। रीड इंडिया के ही करीबन दिल्ली और एनसीआर में कितने सेंटर हैं मैम? 15 सेंटर्स हैं। अगर उन 15 के 15 सेंटर में जीडीए का काम कोर्स चलता है, जस्ट एन एग्जांपल, हर जगह पे 20-20 लोग पढ़ते हैं कम से कम, कितने लोग हुए? 15 सेंटर्स हैं और हर जगह पे 20 लोग काम करते हैं, तो 300 लोग हो गए, राइट? हाँ, लगभग 300 लोग हो गए। वो 300 लोगों का पूल आपके पास अवेलेबल है। तो आपने एक छोटी सी ऐप बनाई या छोटी सी वेबसाइट बनाई और आपने अपनी कंपनी शुरू कर दी कि मैं केयर गिवर सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है? और देन आपने एनजीओज, ओल्ड एज होम्स, हॉस्पिटल्स, इनके साथ, क्योंकि कोई आपके साथ इंडिविजुअल डील नहीं करेगा, लेकिन अगर आप कंपनी हो जहां पर आपके पास ट्रेन्ड केयर गिवर अवेलेबल हैं तो आपके साथ वो टाइप करने के लिए रेडी होंगे और उनको जब चाहिए होगा वो आपको रीच आउट करेंगे। इसको हम बोलते हैं एग्रीगेशन। एग्रीगेशन इसकी एक पर्टिकुलर स्किल को लेकर हमने उतने ही लोगों को और ज्यादा जोड़ लिया अपने साथ और एक प्लेटफॉर्म बना दिया जहां पर हम बल्क में वो चीज प्रोवाइड करा पाएंगे। कोलैबोरेशन इज कि हमने अपने से मिलती जुलती सर्विसेज जो मेरी स्किल के साथ एक वैल्यू ऐड करती हैं, उनको ऐड करने के साथ साथ मैंने अपना एक सेटअप शुरू कर दिया, चाहे होम सर्विस और चाहे खुद की सेटअप शुरू, क्लिनिक शुरू करना। मेक सेंस? समझ आया? Yes, sir. कौन बताएगा कोलैबोरेशन क्या होता है? बताओ बेटा, कोलैबोरेशन क्या होता है? सर जैसे कि बहुत सारे पेशेंट हैं, बहुत सारे डॉक्टर, सबको अलग अलग आता है, एक को फिजियोथेरेपी आता है, एक को एक्सेट्रा। सर एक मिलके एक जगह मिलके एक अपना क्लिनिक खोले और उसका नाम दे दें, बड़े अच्छा सा टाइटल। सिंपल। तो हॉस्पिटल क्या है? हॉस्पिटल एक किसका एग्जांपल है? कोलैबोरेशन का। कोलैबोरेशन का। एक बंदे ने हॉस्पिटल बनाया, उसने सारे डॉक्टर्स वहां लाके खड़े कर दिए और उसने कहा कि आप सर्विसेज दीजिए। एग्रीगेशन का सबसे बड़ा एग्जांपल है पोटिया। ये इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो कि केयर गिवर्स देती है। इन्होंने एक कंपनी शुरू करी थी सबसे पहले, इंडिया की फर्स्ट कंपनी थी ये, जहां पर आपको ये ट्रेन, मेडिकली ट्रेन्ड केयर गिवर्स मिलते हैं और अब वो और भी सर्विसेज में आ गए हैं, बट सबसे प्राइमरीली उनका काम था केयर गिविंग देना।
हाईली ट्रेन्ड, हाईली क्वालिफाइड पीपल जो वहां पर आपके आते हैं, बट ऑब्वियसली इनकी चार्जेस भी बहुत ज्यादा हैं। दे टेक अबाउट 24 to 30,000 रुपीज। अगर आप इनके साथ पैनल में आते हैं तो ये पेशेंट से लेते हैं करीबन 30,000 रुपए। आपको क्या मिलता है मुझे नहीं पता, बट दिस इज हाउ दे चार्ज। और अब इनके पास और बहुत चीजें। दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एग्रीगेशन। या कोई भी कंपनी जो कहती है हम आपको देते हैं, जैसे मेड की एजेंसी होती है, वो क्या है? एग्रीगेशन। गुड? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? समझ आया पिछले 2 घंटे में हमने क्या किया? हेल्पफुल था आप लोगों के लिए? श्योर? पिछले 2 घंटे के बारे में किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको दोबारा कोई पूछना हो तो पूछ सकते हैं। सब कुछ आता है? मैं पूछ लें कुछ भी आपसे? वो आपका टेस्ट नहीं, वो मेरा टेस्ट होगा। इसका बेटा मीनिंग है एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज जैसे होती है मेडिकल लाइन की। अब आप लोगों की नर्सेज की और डॉक्टर्स की कहाँ ज़रूरत है? सबसे पहले जहाँ इंसान है। तो इंसान कहाँ पे है? जब वो बीमार पड़ जाते हैं तो वही पेशेंट बन जाते हैं। तो इस टाइम जो एजेंसीज हैं, अभी हाल में ही कहाँ एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है? फर्स्ट एड, जहाँ पे भी बड़े बड़े अब एग्जीबिशन ग्राउंड है, वहाँ कितने लोग जाते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो नेचुरल नर्सेज की या पार्ट टाइम डॉक्टर की ज़रूरत है, आप वहाँ अप्लाई कर सकते हो। एग्जीबिशन ग्राउंड में कर सकते हो, रैलीज निकलती हैं उसमें कर सकते हो। फिर आपके ये कावड़ियाज जो आते हैं, वहाँ अपना नाम एम्प्लॉय वो लिखवा दो, तो जब उनको ज़रूरत होती है तब आप लोग को बुला लेते हैं। मंदिर जो बड़े बड़े हैं, जैसे अक्षरधाम मंदिर है या और मंदिर है, वहाँ पे भी सीनियर सिटीजन को व्हीलचेयर पे ले जाने के लिए, फर्स्ट एड के लिए, वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट है। वो आपको पिक एंड ड्रॉप की भी सर्विस देते हैं। ऐसे ही एयरपोर्ट पे है, रेलवे स्टेशन पे है, ठीक है ना। तो जहाँ इंसान, और कहाँ है? क्रचेज में है, जहाँ बेबी केयर के लिए जरूरत पड़ती है, स्कूलों में है। तो ये आपकी नीड के ऊपर आप लोगों को भी मैंने क्लास में ये दिया था, 3 में डिवाइड करके। रेगुलर जॉब्स हैं, पार्ट टाइम जॉब्स हैं, होम सर्विसेज है और क्रच टाइप है। और आपस में ग्रुप बना के भी ले सकते हो। आज मैंने नहीं जा सकती तो मेरे बदले नाइट ड्यूटी आप कर लो, डे ड्यूटी मैं कर लेती हूँ, है ना। मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं नहीं कर सकती, घर में क्रच खोल सकती हूँ। तो यू कैन डू एनीथिंग, सिवाय आपकी सोच में आना चाहिए कि मैं कहाँ अप्लाई कर सकती हूँ। तो यही आपकी जो मैं आती हैं एजेंसीज जो आपसे पैसे लेते हैं और जॉब लगवाते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ठेकेदार। आजकल सफदरजंग हॉस्पिटल में बहुत जॉब्स निकल रही हैं। हमारे स्टूडेंट्स ने, पहले मैं जहांगीरपुरी में ओम प्रकाश लड़का था, वहाँ बंसल हॉस्पिटल में जॉब कर रहा था। 2 महीने की वहाँ से ट्रेनिंग ली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में जॉब कर रहा है वो लड़का। ठेकेदार के थ्रू जॉब्स निकलती हैं। इसी तरह मैंने उनसे कांटेक्ट किया है, ये मोहल्ला क्लिनिक है आम आदमी पार्टीज वालों के लिए, तो उनके लीडर्स को कहा कि हमारे स्टूडेंट्स को जॉब दो। तो उनसे थोड़ी देर बाद मैं भी मिलने जाऊंगी, क्योंकि मेरे कहने से हो सकता है कुछ आप लोग का फायदा हो जाए, तो व्हाई नॉट टू डू इट। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। आप लोग अपने एरिया में मोहल्ला क्लिनिक के जो काउंसलर्स वोट के लिए खड़े होते हैं, मेरा फर्स्ट टाइम क्वेश्चन उनसे यही था, हमें और कुछ नहीं चाहिए जी, राशन कार्ड, हमारे नर्सिंग स्टूडेंट्स को जॉब। गुड। सो आज जो 2 घंटे का पर्पस था वो बहुत सिंपल था कि भाई एक आपको वो विजन देना, वो विजुअलाइजेशन देना कि एनीथिंग इज पॉसिबल। जरूरत है कि आप कितना अवेयर हो और आप कितना जागे हुए हो। आपके मौकों की कमी नहीं है। आज की डेट में पैसा कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो लेवल आप डिसाइड करते हो कि आपको अपनी वैल्यू कितनी रखनी है। और ये एक वर्ल्ड का फिनोमिना है, अगर आप इसको देख के चले। एक जो लोहे की, वो देखिए लोहे की सिल्ली, राइट? अगर आप 1 किलो लोहे की सिल्ली लेने जाए मार्केट में, कितने की मिलेगी पता है आपको? 1 किलो लोहे का टुकड़ा कितने का मिलेगा? 20-30 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए मैक्सिमम, राइट? अगर मैं उसी लोहे की सिल्ली से जो कपड़े सिलने की सुई बनती है, वो पता है 1 किलो सिल्ली से कितनी बन जाती है? 10,000। तो आपकी वैल्यू कितनी बन गई? अगर हम 1 रुपए की भी वो बेचें
तो मेरी वैल्यू क्या बन गई? 10,000। चॉइस आपकी है, वो लोहे की सिल्ली बन के रहना है और 100 रुपए की वैल्यू रखनी है, या फिर अपनी वैल्यू 10,000 करनी है। कोर मटेरियल तो वही है, आपके अंदर का कोर वही है। आपको अपनी वैल्यू कितनी क्रिएट करनी है वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि आज आपके पास वो सारे टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, मेंटोर अवेलेबल है। एंड द बिगेस्ट थैंक्स कि आपके पास रीड इंडिया अवेलेबल है, जो 24 घंटे सिर्फ आप ही के लिए काम कर रही है। क्या जरूरत है आज 20 लड़कियों के लिए 4 लोगों की मैन पावर खड़ी है यहाँ पे? अगर एक ट्रेनिंग की फॉर्मेलिटी तो करनी थी, कर ले। क्यों है वो आए? कंट्री डायरेक्टर आपके साथ बैठी हुई है, उनके पास बहुत सारे शायद जरूरी काम होंगे और आज पूरा दिन वो यहाँ रहेंगे और उसके बाद भी वो सारे जरूरी काम निपटाएंगे। मेक सेंस? क्यों? क्योंकि वो उनका पैशन है और वही पैशन उनको ड्राइव करता है पिछले शायद 16 सालों से जो ये काम कर रहे हैं इंडिया में। और उनकी शायद सक्सेस का पैरामीटर, मुझे नहीं पता, शायद सक्सेस का पैरामीटर अगर आप में से कुछ लड़कियां भी एक हाईएस्ट लेवल पे कहीं पहुंच गई और आपने अपनी पूरी जनरेशन चेंज कर दी, जिस भी लेवल पे आपका परिवार इस टाइम पर है उनको उस लेवल से बाहर निकाल दिया, वो उनकी सबसे बड़ी सेटिस्फैक्शन है। गुड? Yes, sir. So thank you very much. I hope you एक लोहे की कीमत 20 रुपए है और एक उससे 10,000 सुइयां मिलता। ऐसे ही मैं संडे को एक मीटिंग में थी, तो वहाँ पे जो उन्होंने मुझे एग्जांपल दिया वो मुझे अभी तक मतलब कि वो मेरा एक दिमाग से जा ही नहीं रहा, तो आई थॉट लेट मी शेयर विद यू आल्सो कि जब हम किसी पत्थर को गर्म करते हैं तो उसकी ऐश बनती है ना, तो उसकी वैल्यू एक मिट्टी के बराबर हो जाती है। पर जब हम सोने को गर्म करते हैं तो क्या बनता है? उसकी प्योरिटी और तो अब ये चॉइस आपके हाथ में, आपको पत्थर जैसे रहना है या सोने जैसे? थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसी का एग्जाम्पल करना चाहूँगी। मेरे एक पेशेंट ने, स्टूडेंट ने बताया कि कपड़ा जैसे होता है, तो उसके पास कोई पेशेंट आया कि वो बुजुर्ग लेडी है, कपड़े नहीं चेंज कर सकते, तो कहती है मैंने सोचा सिलाई के बदले उसमें वो क्यों ना वो क्या टेप लगा दूं या वेलक्रो लगा दूं, जिससे कि घर वालों को उतारने में भी आसानी हो और पहनने में भी आसानी हो। तो कहती मैंने 5-7 लोगों को ये, अब मैं सोचती हूँ हॉस्पिटल जाके उनसे पूछूं कि इस तरह की ड्रेसेस के लिए जैसे प्लास्टर लगा है तो कमीज नहीं पहन सकते हैं, तो अगर मैं ये सीन उधेड़ के वेलक्रो लगा दूं तो प्लास्टर भी लगा हुआ है और बाजू में कपड़ा भी लगा हुआ है। सच ए नाइस थॉट। कपड़ा चाहे वो 40 रुपए मीटर आया हो और एक बनाने में उसको कितना, और बेचेगी 250 रुपए का। तो थॉट तो है ना, ये हमारी है कि हम कहते हैं ना कि हमें जिस चीज की जरूरत है हम उसी को यूटिलाइज करें, नॉलेज है ना जो हमारी रिक्वायर्ड। तो इसके हिसाब से आप भी अपने लिए सोच सकते हो कि हमें आगे क्या करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।